ये पूरी कहानी ने समझ के जो मैं आपने बताना चाह रहा हूं तो मेरा आना सफल हो जाओगा। और जब पूरी बात समझ में नहीं आई, बीच में अगर आपकी कोई भी कड़ी टूट गई ना, तो फिर दोबारा से चालू करना पड़ेगा मैंने। उसका कारण क्या है, घर में अपना फिटिंग होया करे, उस फिटिंग में जब एक बल्ब खराब हो जावे ना तो पूरे घर की बिजली बंद नहीं होया करती। लेकिन आप दिवाली पे एक लड़ी लेकर आओगे, उसमें जो एक बल्ब खराब हो जावे तो बल्ब काट के फिर डायरेक्ट करना पड़ा करे, नहीं तो आप पूरी लड़ी बंद हो जाओगी। नहीं होया करे ना जी, तो दे फिर आपका कौन सा बल्ब खराब है। ऐसे ही माला जब बने है, वो सारे मोती उस माले धागे में जुड़ रहे हो तो माला बने। तो जो मैं यह कहानी आपने बताऊंगा, या पूरी की पूरे सारे मोती एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए समझियो सारी बात। सबसे पहले तो अपने को यह समझना पड़ेगा कि हमारा आय क्यों है। क्योंकि दो बात मैंने उस पर बैनर पर लागी देखी थी जो सोमवीर भाई हर ने ला रखी थी। वह दो बात ये थी कि जय को भाई कर्जे तो परेशान हो या लाइन, और दूसरी बात थी उसमें भाई रोजगार देने वाली शिक्षा चालू करनी हो। मेरे ख्याल तक अरे जितने बुजुर्ग बैठे हैं, अगर इनके भाइयों की बात करूं मैं, या इनके चाचे ताऊआ की बात करूं, तो एक भी मानस ऐसा नहीं पाओगा जिसके परिवार में कदे ना कदे ऐसा टाइम ना रहा हो जो मेरे परिवार में था कि मेरे पापा जो है ना, मेरे पिताजी वह 8 भाई बहन हैं और हम 5। हाँ, ना तो वह 8 कदे बेरोजगार होए और ना ये 5 बेरोजगार होए, लेकिन ये मारे एक के कहूँ सारे बेरोजगार हैं। मेरे ख्याल गाम राम की यही हालत है जी। मतलब जब घने घने थे जब तो बेरोजगार थे नहीं, और जब थोड़े थोड़े हो गए तो अब बेरोजगार हो गए आप। पहले बेरोजगारी तो कोई मुद्दा कौन होया करती जी, जहर खाना कोई मुद्दा कौन होया करती, फांसी खाने की जरूरत कौन पड़ा करे थी, विधवा कोई नहीं हो थी गांव में, अनाथ कोई नहीं हो था गांव में, बूढ़ा बेसहारा कोई नहीं था गांव में, गांव में तो भूखा कोई नहीं जाओ था जी, कर्जे में कोई कौन था जी। सबकी बुढ़िया पे सोने और चांदी की कंठीर माला और मतलब फजेब और पता नहीं क्या होया कर दी जी, था कि नहीं सबके, सबका था यू न्यू को ना। गांव के जमींदार का, बड़े जमींदार का, छोटे ते छोटे गरीब ते गरीब आदमी के सोना चांदी होया करता। गरीब ते गरीब आदमी भी कति प्योर ऑर्गेनिक दूध घी खाया करता दबा के। गरीब ते गरीब आदमी की बात बता रहा हूं मैं, जो आज जब किसी का बालक जब 1.5 लाख रुपया महीना कमा कर चंडीगढ़ जैसे शहर में, करनाल रोहतक में रंदा हो तो कौन खुआ सकता जी अपने बालक ने प्योर, बाजार में आंदा ही को नहीं प्योर आज। यानी कि 1.5-2 लाख रुपये महीने वाला आदमी भी अपने बालका ने वह चीज नहीं खुआ सकता जो उस टाइम खुआया करता। जितना धन आज आप शिक्षा पे खर्च करा, हाँ, जितना धन आज आप हेल्थ पे खर्च करा, बीमारियां के इलाज पे खर्च करा, वो बीमारी का खर्चा 0 होया करता। मैं अपने गांव का हिसाब किताब बताऊं जी, मेरे गांव में एक भी डॉक्टर कौन था, अस्पताल भी नहीं था। इसका मतलब क्या था कि को बीमारी कौन थी, तो यो मतलब बने जी भाई अस्पताल ना होने का मतलब तो यो एक बीमार कौन थे। तो ये बीमारी आई क्यों कर, जय जी मारे गाम राम का यह बात समझ में आ गई कि या बेरोजगारी, या बीमारी, या जो भाईचारा टूटना है, या जो राजनीति खराब होना है, जो गांव में नशे का कारोबार चलना है, जो ये इतने ठेके खुलना और जो इतने चरस गांजा मिलना, यो सारा का सारा ये तो मतलब लिया गया है। जय या समझ में आ गई तो आप अपनी अगली पीढ़ी बचा लेंगे। नहीं तो जब मैं आप लोगों से पूछूंगा ना सारे तय मेरे बुजुर्गों तय कि मारती तमने दिया के है, जब मैं न्यू पूछूंगा ना तमने मारती दिया के है, तो मारते दिया तमने सारा लड़दा समाज, हर चौराहे पे नशे का कारोबार, गांव में 2-2 3-3 ठेके, बेरोजगारी का आलम, राजनीति के नाम पर लड़ते लोग, जात के नाम पर लड़ते लोग, भूखा मरदा देश, पिटते हुए बुढ़े, कोरोना में ताश खेलते हुए बुढ़े आ गए, पुलिस ने बढ़ के गांव में बढ़ के लठ मारे हैं जी, कदे मैं न्यू नहीं कहता, ठीक है। लुटते पिटते मारे बुढ़े और बेवा होंदी मारी छोरी,
टूटते हुए घर, तलाक और होटला में जान दी मारे बालक। यो समाज है जी मारा, जो मारती मिला है। और जब अग्गा हम कह देंगे आज के टाइम पे आप सब की, मतलब आप सब जब मैं बोल रहा हूं तो अड़े बैठे हुए नहीं, जित पूरे हरियाणा की बात बता रहा हूं मैं, और मैं हरियाणा की नहीं समझ लो देश की बात बता रहा हूं। 99% लोगों की जमीन बैंका में लिमिट के नाम पे कर्जे पड़ी है, गिरवी पड़ी होगी जी। सबते गांव की जमीन तो गिरवी पड़ी, और उस जमीन ने मां क्या करता किसान 100% में जान के निकंदा सब की पड़ी हूं तो, पर मैं न्यू निकंदा आएगा था मानस ऐसा हो जिन्हें रिटायरमेंट पे घने रुपये मिल रहे हो, या जिसके घर 2-3 नौकरी हो तो उसने ना बनवा रखी हो। नहीं तो लालच का यो आलम है कि जिसके घर जरूरत नहीं है ना, उसने भी न्यू सोच कर 4 रुपये सैकड़ा का ब्याज तो देना है, 2 रुपये चढ़ा देंगे, 4 रुपये साल का देना है अड़े तो ओडे 2 रुपये सैकड़ा महीने वाले चढ़ा देंगे, उससे दे देंगे 1.5 रुपये दे देंगे। न्यू भी कटवा रखे लोगों ने, लेकिन जमीन सारा की गिरवी पड़ी है जी। आपके पास सबते गांव में कितने जोटे कितने खागड़ हैं नए दूध करने जी डांगर, कितने के होंगे जी? होंगे 5-4 डांगरी से 8-7 होंगे। हर घर में होया करता जी, नहीं तो हर मोहल्ले में होया करता है। और एक और बात, बेशक आप कद हो रहे हो डांगर, लेकिन आज के टाइम पे जमींदार अपने डांगर ने नए दूध कराने खातर जोटेर खागड़ पर निर्भर नहीं है। वो तो कंपनी वाले द्वारा फोन करा है, घर दर जावे वो तो बीज, और उन्होंने का है काटड़ी होगी बाछड़ी। अच्छा बाछड़ी होती रहेगी, बाछड़े हो ना और असली बीज हो ना, तो थोड़े दिना में जे सरकार या कंपनी बीज देने ते नाट जा फिर। मतलब आपका याद हो जब आपको पहली बार पेस्टिसाइड दिया था, जब पहली बार डीएपी यूरिया दिया था, तो आप लेन ते नाट गए थे, गांव राम लेन ते नाट गया था, तो उनने धक्के तय आपके खेत में फ्री में मारा था और सब्सिडी पे देना शुरू करा था। फ्री में ले जाओ नए बीज फ्री में। और ईब मैं पिछले 3 साल तक तो मैं देखने लग रहा किसान आंदोलन में कतिन्यू खुड़ा होकर ना मैंने देखने लग रहा जमींदार उसे डीएपी यूरिया खातर लाइन में लगा रहा, तड़के तलेगा सांझ तई, और ये डबल ट्रिपल रेट ब्लैक में भी मिला उसने। जुन सी चीज फ्री में मिला कर दी वह ब्लैक में मिला है। ट्यूबवेल के कनेक्शन पहले आपके खेत में फ्री में सब्सिडी में देने शुरू करे थे इन्हें, अब वह कनेक्शन ब्लैक में मिला है। क्यों जी? जुनसी चीज फ्री में मिला करती कदे भी आप ते फ्री में दी थी गांव राम तय, वह सारी चीज ब्लैक में मिले हैं आज के टाइम पे। और जो आज फ्री में लेने लाग रही हैं वह कल ने आपकी मजबूरी हो जाओगी ना होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं लेंदा जी। ना को सरकार का कर्मचारी गारंटी लेंदा, ना को सरकार गारंटी लेंदी, ना कोई आपका भाईचारा लेंदा, ना आपका सरपंच लेंदा। क्यों जी? मास्टर आपने समझांदा नहीं कि के गलत है के सही है, वकील आपके लिए लड़ता नहीं आपके गांव का कि भाई कानूनन के ठीक है के गलत है, और किसी ने को ठेका ले नहीं रखा। नेता ने एक बात का मतलब है कि 5 साल होने दो, ईब 5 साल को होने हो लिए हैं, ईब इनके पछले वाले लोग तो दुखी हो लिए होंगे, नए बनाने खातर फिर पहुंच जाओगे, इब फिर आप झंडे ठालेंगे किसी न किसी नेता का। आपके जीवन में क्या ठीक है क्या गलत है इसकी चर्चा आप चुपाड़ा में कर लिया कर दे, इसकी चर्चा आप बैठा कर दे बैठक में या बैठका में बैठा कर लिया कर दे। और उनने इस बात का बेरा था कि यह मानस आपस में चर्चा बैठका में कराएं, तो इनका किसी तरह बैठका में बैठना बंद करवाना पड़ेगा। यह अपने बड्डा की बात मान ले हैं, और बड्डा ने इन न्यू कह रखा है कर्जा नहीं लेना है, ना ब्याज पर रुपया लेना है, ना ब्याज पे देना है। इन ते बड्डा न्यू कह रखा है कि जमीन मां होया करे, मां ने बेचा नहीं कर दे, मां ने गिरवी नहीं धरा करते। इन ते बड़े मानस न्यू का है कि जो सी चीज फ्री में मिला है वह चीज फ्री में देनी, उसके पीछे नहीं लेने। इन तीन के पुरखे न्यू का है कि भाई कोई चीज इसी हो जो चीज परमात्मा ने फ्री दे रखी उसका मोल नहीं लेना, और किसे पे तो कोई चीज फ्री नहीं लेनी तो उसके बदले में किम में देना पड़ो, लेकिन फ्री नहीं लेनी किसे से। या एक अंधे होंगे जी मारे बड़े बड़े रे,
मारे बड़े बड़े रेनू कहा कर दे रहे पूत और बेटी तो जो है ना रोटी और बेटी का नाता अपना एक आपस में एक दूसरे का नाता इस टाइप का अगर जो परमानेंट आकर है वही नुगा कर दे रहा बच्चे तो सबके साझले हुए हैं। क्यों जी? जब तक यो कल्चर रहा हमारा तब तक ना तो हमारे गांव में रेप की केस आए, ना हमारे गांव में सेम गोत्र में ब्याह का केस आया, ना हमारे घर में तलाक होने शुरू हुए, ना हमारे बालक बेरोजगार थे, जब तक यह भावना हमारा रही। नहीं जी, कैलकुलेट करके देख लो, जितना नशा गांव में आया है ये तभी आया है जब हमने अपना बालक तो प्यारा ज्यादा लागन लग गया और पड़ोसी का बालक भाई का बालक लागन लग गया कम प्यारा। उसे दिन जूत बाजने स्टार्ट हुए हमारे। नहीं तो मेरे ध्यान है जी, मैं जिक्र कराया करें मारे बडेरे, मारी लेडीज, मारी माए कराया करें, बोला तेरा बाबू तो तना गोदी भी नहीं ठावता, इसी सी बात कहा करें ना जी। लेकिन मैं न्यू सोचा करता, जय इस मानस ने बालक गोदी ठाण में शर्म आंदी हो तो यू किसे के बालक ने नहीं ठांदा होगा। फिर ना बेरा लागे कि ना बाकी के सारे भाइयों के बालक उठाया करता, अपने अपने कन को उठावता। फिर वो बेरा लागे जो दूसरा भाई था वो अपने को उठावता, वो बाकी के सारे उठाया करता। फिर वो तीसरा था वो अपने को उठावता, वो बाकी के सारे उठाया करता। मेरे जब समझ में आई कि मारे बडेरे क्यों कया करते यह बात, अगर यू किसका है वो न्यू कौन कहे थे, अक्यू रमेश का है, अक्यू नफे का है, वह न्यू कया करते यू नफे के नाम का है। देखो कितनी बड़ी बात होया करती। क्यों जी? ये मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि यह जो भाषा है ना और ये जो कल्चर है ये हमारे बड़े बुजुर्ग अपनी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने में फेल हो गए। मतलब ये आपके दादा ने तो आपके पिताजी तक ही दे दिए, लेकिन पिताजी तक आप तक भी आ गए हैं, आप ते मारे तक आने में रह गए हैं। मतलब आपके हमारे बीच में गैप आ गया किते न किते ना। मतलब इस उम्र में जो ये सफेद बाल वाले बैठे, खिंडके वाले जो बैठे ना, इसमें और मारे हैं सलवार पारे बैठे जो से हम इनमें ये कुर्ते पजामे वाले, मतलब धोती वाले कुर्ते पजामे वाले, इसमें पैंट वाले में, मतलब खिंडका भी उतर गया हमारा, धोती भी लगड़गी मारी, और ये जितनी बातचीत थी सारी हमारी जबान तक गायब होगी। जैसे ही ये बात हमारी जबान तक गायब हुई तो पुलिस हमारे गांव में बढ़ गई, कोर्ट हमारे गांव में बढ़ गई, हमारे घर में भी बढ़ गई कोर्ट, जज बढ़ गए, नशा बढ़ गया है जी, दारू चरस चिट्टा तो कुछ कम में ले लो। गांव में आपका गांव में कोई नशा है जो ना मिलता हो, सब मिले। और सरकार ने पता, पुलिस ने पता कौन कौन बेचे, पुलिस ने पता कौन कौन लेवे, पुलिस ने न्यू पता कौन कौन चोर, पुलिस ने न्यू पता दारू कौन कौन बेचे, न्यू भी बेरा काची कौन काटे, न्यू भी बेरा गलत काम कौन कौन करे। और वो है देखो कमाल की बात है, हाँ देख लो। और बेरा अपन है और अपन क्या में बोलते नहीं, अपन न्यू बेरा कितने बीमार क्या तो हो, बोले खान पान खराब हो गया, बस खान पान खराब हो गया ने ठीक क्या तो नहीं कर दे, तो न्यू समझ में मैं अकेला के ऊपर बदलू। आप जब बताने लगा तो कहा सारा गांव बेईमान हो रहा है, जनू मैं तो ईमानदार हूं बाकी सारे बेईमान हैं। आप इस डाल तो बात करा करा ना, जब सब ने कहा बोले ये सारे तो सत्यानाशी हैं और मैं से ठीक हूं, मतलब ये डाल तो बात करा यहाँ पर। मैं यह बात कह रहा हूं बुजुर्गों, साथियों, नौजवान, कि भाई मारे कि मैं बात ये जो चीज है जय अगर आपने न्यू समझ में आ जावे कि ये गई कैसे बार, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी मानस, जैसे मान लो मैं ये कहूं कि हमारा गांव राम का हमारे बालका का नाश हो लिया और मैं ये कह दूं कि यो नाश आपने करा है, तो इस बात का जवाब सबके पास होगा, वह कोई मानस अपनी अगली पीढ़ी का नाश करना नहीं चाहता। क्यों जी? मारा मत कोई ऐसा तो नहीं होगा ना जो अपना घर का नाश आप पे करना चाहता हो। सारे हम न्यू चाहवा अब मेरा परिवार ठीक रहे, तो हमारे न्यूए नहीं बेरा लग गए कि गलत क्यों करो यार, तले तले हमारी जड़ क्यों कर कटी, तो हमारा समस्या है यार। अब मैं आपने कुछ बात बताऊंगा जिसका संबंध इस जगह से भी है जहां हम बैठे हैं, या ऋषि दुर्वासा की भूमि बोली जाया करे। और मैं आपने आखिर में यह जोड़ के बताऊंगा, लेकिन जिस टाइम पे
अंग्रेज अपने देश में राज करा करते, उस तक पहले मुगलों का शासन था। मुगल राजा आए, कई राजाओं ने हमारा देश खूब लुटा। किसी किसी राजा ने 10 बार आक्रमण करा, किसी ने 17 बार करा, किसी ने मंदिर लूट लिए, मंदिरा में सोने चांदी लूट के ले जाया करता। एक पूरी दुनिया के पैसे का हिसाब किताब रखने वाली संस्था है IMF, इंडियन मॉनिटरी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। पूरी दुनिया के पैसे का हिसाब किताब रखा हुआ संस्था ना। उस IMF ने एक रिपोर्ट दे रखी है अपने देश के बारे में, और हमारे देश के बारे में पता चलता है कि जिस टाइम मुगलों का शासन था, जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई 1600 में, उसके राज करने के 250 साल के बाद 1860 में 1857 में क्रांति हुई है, जिसने आप है ना गदर बोला करें, पहला गदर की क्रांति 1857 की क्रांति के टाइम, और उसके बाद 1860 में भारत देश दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश है। 48% एक्सपोर्ट भारत से होता है, सब कुछ बाहर जावा है दुनिया में। और भारत इस दुनिया के, कमाल की बात देखना आप, इस दुनिया की GDP का 25% और 24% और 26%, मतलब 24 तक कम कदे नहीं गया, 25% यानी चौथा हिस्सा, पूरी दुनिया की GDP का चौथा हिस्सा कल्ला भारत। और पूरी दुनिया में अगर कंपटीशन है पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर आने का, तो वो है चाइना और भारत के बीच में। और पहले नंबर पर चाइना के साथ अगर कोई टक्कर, मतलब इंडिया को कोई टक्कर दे रहा है तो वो चाइना है। इसके अलावा दुनिया का कोई देश कहीं भी नहीं है। इंग्लैंड का राज हमारे ऊपर होया करदा, यह बात हम लोगों को किताबों के जरिए पढ़ाई गई, लेकिन यह बात कोई नहीं बता पा रहा कि पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आने वाली अर्थव्यवस्था के ऊपर टॉप 10 में भी नहीं आया करता इंग्लैंड उस टाइम, तो वो देश राज क्यों कराया करता। ये तो आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं, संसार के एक्सेप्टेड आंकड़े हैं उस टाइम के हिसाब से। 14 अगस्त 1947 को भारत दुनिया की तीसरी GDP है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ा ताकत है, अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की। कद 14 अगस्त 1947 में। आजाद कद होया हमारा देश, कागजा में कद के हैं 15 अगस्त ने आजाद होया बतावे हैं। 16 अगस्त ने, मतलब 2 दिन में हमारा देश दुनिया के टॉप 10 में भी कितने नहीं। समझ गए बात आप? एक दिन में ऐसा क्या होया? नहीं, बात समझ मारी कुछ? मतलब एक दिन में जब वो पूरी दुनिया को राज कर रहा है अर्थव्यवस्था में, हमारे पास नापन होगा सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया क्यों कम है? क्योंकि हम जो कारोबार करा कर दे वो सोने और चांदी में ही करा कर दे। हमारे यहां जो रुपया था उसका स्टैंडर्ड था सोना, 10 रुपया का 1 तोला सोना, ये स्टैंडर्ड था हमारा। अगर आपके पिताजी ने अगर आपने बताया हो, या आपने तो लगभग सारा बेरा है कि सरकार पे जितना सोना होया करे उतने ही पैसे छाप सकती है सरकार। यह बात तो बेरा होगा जी आप लोगों ने, है ना? लेकिन कितने रुपया कितना सोना होना चाहिए, या तो किसी ने नहीं बताया आप तक। क्यों जी? ना तो हमारे छोटे बड़कन बेरा, ना हमारे बुजुर्गन बेरा, और ना उन तक बताई बढ़िया तय। और हमारे बुजुर्गों को यह बात पता थी कि अंग्रेज जितने भी कानून बनाते हैं वो कानून अंग्रेजी में बनाते हैं, इसलिए उन्होंने अपने गांव में अपनी पंचायत की जमीन देकर
या अपनी पर्सनल, किसी किसी ने तो अपने 2 किले दे दिए, किसी ने अपने घर ते रुपया ला, कि ने मकान कमरा बना दिया। स्कूल बनाए थे अपने इस गांव में, या पंचायत ने बनाए थे जी, इस गांव राम ने मिलकर, या सोच के बनाए थे कि हमारे बालक अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेजा के जो षड्यंत्र अंग्रेजी में लिखे जावे हैं उन सुनेंगे समझेंगे, और फिर गांव राम तो बताओगे कि भाई थारी गेल या ठगी हो रही है। हमने अपने बालक अंग्रेजी पढ़ा के अंग्रेज बनाने स्टार्ट कर दिए। मतलब सोच क्या थी और चालू कर दिए किधर को। इन्होंने देखा कि ये देश तब तक गुलाम नहीं हो सकता, क्योंकि जिस टाइम को, जिस दौर को आप अंग्रेजी का दौर कम है ना, गुलामी का दौर कम है, उस टाइम भी आप गुलाम नहीं थे जी। अगर आप अपने गांव की हालत देख लो, आपने ना तो कोई पुलिस वाला गांव में बड़ा था, क्यों जी। मैंने भी वो दौर याद है जब गांव में एक भी पुलिस वाला आ जाया करता, सब तो गांव इकट्ठा हो जाया करता। ये पुलिस क्या था ये भाई। शुरू में पुलिस की तानी शुरू हुई थी, पता आपने, गांव के झगड़े में पुलिस कदे नहीं आई, परिवार के झगड़े में पुलिस कदे नहीं आई। सिर्फ तब आई गांव में पुलिस जब गांव का कोई चोर किते पकड़ा जाया करता। ध्यान है जी। नशे के चक्कर में या किसी चक्कर में पुलिस कदे गांव में नहीं बढ़ा कर दी, सिर्फ न्यू बढ़ा कर दी। थारा गांव का एक चोर फलानी जगह चोरी करके आया था, जहां तारी है गांव में किम में हो रहा हो, पुलिस नहीं आओ थी कदे भी। अब यहां से स्टार्ट होता है कि जब उन लोगों ने एक चीज देखी कि इस देश को गुलामी की जंजीरें भी परा के देख ली, इसके बावजूद भी इस देश का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि इस देश की आत्मा गांव में बसती है और गांव का आदमी आजाद ख्याल का आदमी है। उसको फ्री में लेने की आदत नहीं है, वो हमेशा देने में यकीन करता है, वो दूसरे का शोषण करने में बिल्कुल यकीन नहीं करता। और ये लोग आपस में ही एक दूसरे का काम चला दे हैं। जमींदार अनाज बोवे है, उस अनाज का एक हिस्सा तो मिल जावे है कुमार ने, एक हिस्सा मिल जाए लुहार ने, एक हिस्सा मिल जाए नाई ने, एक हिस्सा मिल जाए चमार ने, एक हिस्सा मिल जाए चूड़े ने, एक हिस्सा मिल जाए गांव का, मतलब सारी जाता ने एक एक हिस्सा मिल जाए। उसके बाद जो बचा अपना नगर में चला जावा, बचा होया बाकी दुनिया खातर। लेकिन मारा गांव में किसी ने कोई दिक्कतें को नहीं, क्यों जी। नाई ने बाल काटे, उसने अनाज मिल गया, चमार ने जूती गांठ दी, उसने अनाज मिल गया। न्यूनतम जुन सा काम जिसने जो लुहार पे करवाना है, गंडासे चंडवाने हैं, अपना हल्का काम करवाना है, अपना कर दिया। तो इनका रुपया, जो इनका धन है, वो आपस में ही एक दूसरे ने मजबूत करता रहे, एक दूसरे ने मजबूत करेगा, इसलिए कोई कमजोर होता ही नहीं। तो इनको तो तोड़ना पड़ेगा। इनका तोड़ने के लिए तो इनकी कड़ तोड़नी पड़ेगी। इनकी कड़ जो है नी, कि असली जो रीढ़ की हड्डी है, वह है खेती। जब तक यह खेती से दूर नहीं होगा, तब तक यो मानस ना तो गांव छोड़े, ना यो गुलाम होवे, क्योंकि अपना अनाज ले रहा मेरा बेटा। भाई अगला कह देगा तने न्यू नहीं फलानी इब जुकर के था 2 साल पहले, जय इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो रोटी नहीं खा सकते। किन किन चीजों पर पाबंदी लगाई जो सीधी सीधी रोटी से जुड़ी थी। पेंशन नहीं मिलेगी, बस में नहीं जा सकते, दुकान नहीं खोल सकते, हाजरी नहीं ला सकते, कोटे में तो राशन नहीं मिलेगा, पेपर नहीं दे सकते, फार्म नहीं भर सकते, तेल नहीं मिलेगा, मंडी में नहीं जा सकते। क्यों जी। सारी चीज क्या तो जुड़ रही है, रोटी तो जुड़ रही ना, पेट तय। अगर बंदर को जब मदारी ट्रेंड कराया करे ना, तो 3 दिन भूखा रखा करे। पहले 3 दिन भूखा रखेगा, फिर वो डंडी मारेगा, फिर बंदर उड़ा के बैठेगा, उड़े बैठ दे उससे रोटी पकड़ा होगा, फिर उड़ेन डंडी मारेगा, फिर बंदर उड़ेन बैठेगा, फिर उससे रोटी पकड़ा होगा। तो बंदर का न्यू समझ में आ जाए, जड़े मेरा मालिक डंडी मारे, उड़े जाके बैठना है, तब जाके भूखे ने रोटी ठियाओगी। क्यों जी। न्यू नहीं करा करे तैयार हो है। कोई भी आदमी काबू करना है, उसके पेट पे काबू कर लो, उसकी रोटी पे काबू कर लो, वो आदमी कितने नहीं हाल सकता। और ये आदमी तब तक काबू नहीं होंगे जब तक इनकी रोटी इनका हाथ में रहेगी। रोटी इनकी जब तक हाथ में रहेगी, जब तक इनका डांगर इन दो रहे है। क्योंकि मरे बटे ना तो
कि मैं खेत में गिर दे बाजार में तो लिया की है, बीज अपना तैयार कर ले हैं। पानी कितने कम होवे कितने ज्यादा होवे, पानी है नींद हो रहा है, लेकिन न्यू बेरा टाइम पर आम बरस जा है, कदे थोड़ा बरस है कदे ज्यादा बरस है। इनके बूढ़े इतने शाने, अब एक मौसम में इसी फसल भी होवे है जिसमें ज्यादा पानी चाहिए और इसी फसल भी होवे है जिसमें कम चाहिए। सारे बीज घेर दे हमारे बेटे खेत में, थोड़ी बारिश होगी थोड़े आड़े उग जाएंगे, ज्यादा होगी ज्यादा आड़े उग जाएंगे। और जिस हिसाब का मौसम होगा उसे हिसाब की बीमारी होया करे गात में, उसे हिसाब की फसल होगी। बीमारी जिस डाल की होगी उसी फसल होगी, वह चीज खावांगे बीमारी अपने आप गायब हो जाओगी। उन्होंने बेरा था कि मौसमी जब तक ये मौसम के हिसाब से जिंदा रहेंगे प्रकृति के हिसाब से, तब तक ये बीमार नहीं हो सकते, तब तक ये भूखे नहीं मर सकते। आपको क्या सिखाया गया हमारे बच्चों को, आपको नहीं, हमारे बच्चों को क्या सिखाया, बोले तो देश भूखा मरा करता और इस क्रांति से पहले। अरे जब सारी दुनिया ने खान का हमारा देश देने लग रहा था, 48% भारत का एक्सपोर्ट था, तो जो देश सारी दुनिया ने देने लग रहा, खान का भी पारण का भी बनान का भी इतना सौदा देने लग रहा, वो देश भूखा मर सकेगा कदे भी? कमाल है यार, इतनी झूठ चला दी ने टेलीविजन अखबार। अच्छा इन्हें बताओ, आप तो सारे के सारे बुजुर्ग, आपकी उम्र कितनी होगी जी? 60 साल होली, कोई है 70 साल का भी आड़ है? 73 के बैठे जी, क्योंकि मैं सब बड़े बुजुर्ग अपने बुजुर्ग ने पूछूं, आपके खानदान में कोई रिपोर्ट मिली हो आपने कदे, या आपके गांव में मिली हो, किससे भी पूरे गांव में या गुआंढ में रिश्तेदारी में कितने भी, कि हम अपनी छोरी ने विधवा होए पाछे जड़ा दिया कर दे उसकी गिलें? भाई हमारा खानदान की बताओ। अब हमने देखो इब कहा कर दे, या कोरोना में कहा कर दे, बोला देखो आपके टेलीविजन में आया कर दी बंबई में इतने मर गए, और बंबई आड़ा में आया कर दी हरियाणा में इतने मर गए। मारे कितने मरे हो तो हमने दिखा था ना गांव में, सच्चाई तो हमने बेरा। देखो जो स्मॉल पॉक्स के बारे में, पोलियो के बारे में बातें आएंगी वो आएंगी अखबारों के माध्यम से। कोरोना के बारे में अगर आज से 50 साल बाद हमारे बच्चे हमारे पोते देखेंगे ना, तो आज के अखबार पढ़ेंगे, और आज के अखबार में न्यू लिखा पाओगा कि इतनी भयंकर बीमारी थी जिसमें लोग मरा कर दे, और एक मोतीलाल था उसने टीके लाला लोग बचाए थे। मतलब आज से 50 साल बाद अखबार में यह खबर पाओगी। महाराली वीडियो कौन पावे उड़े, जो मैं आप तक बुझन लाग रहा है सच्चा था कि झूठा था, आप न्यू सारा गांव न्यू कहने लाग रहा है कि यो सारा का सारा गड़बड़ थी सरकार की, वह वीडियो कौन पावे जी 50 साल बाद? तो इसीलिए आप बच्चों के जो नए बच्चे हैं तो गूगल करें हमारे बेटे, गूगल पे तो खबर वही आऊंगी ना जो अगले देनी है आप तय, उनने का तो है गूगल महारा थोड़ा है, मारी बात थोड़ा लिखी जाऊंगी उड़े। गाम राम के सोच रहा है वह थोड़ा लिखी जाओगी, नेताजी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अखबार में नेताजी का हिस्सा है। उद्योगपति क्या सोच रहा है, क्योंकि अखबार उद्योगपति का है साहब, आपका नहीं है अखबार। आपके लिए क्यों छापेगा वो कुछ भी? आपने बना रखा हो, अपने गांव खातिर बना रखा हो, गांव का रिपोर्टर हो, गांव की सच्चाई को बताता हो, तो आपके काम की बात आओगी उसमें। नगर आपका है ही नहीं हो तो आपके काम की क्यों आओगी भाई? है इसलिए अखबार के ऊपर और टेलीविजन के ऊपर अगर आप भरोसा करते हो तो आज से भरोसा करना बंद कर दियो। प्योर झूठ समझ लियो जी, 100 का 100 झूठ आवे, 100 का 100। अगर एक आधी खबर सच्ची नजर आंदी हो ना, तो वह खबर सिर्फ इसलिए होवे ताकि आप लोगों को यह बताया जा सके कि देख यह खबर सच्ची है, सिर्फ जांच है और कुछ नहीं। मैं अफसर उनसे नहीं कहा कर दे मैंने भी तो लुआ रखा है, मेरे तो कुछ नहीं होया। इब जिम में चलते चलते डड़क दही पड़न लाग रहे, डीएसपी भी जान लाग रहे, एसडीएम भी जान लाग रहे, डीसी भी जान लाग रहे, टक 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 डॉक्टर भी छटक ला रहे। अब हार्ट का मरीज, हार्ट का डॉक्टर, दिल का डॉक्टर, दिल का ऑपरेशन करने लाग रहा, ऑपरेशन थिएटर में दिल का दौरा पड़ने से मौत होगी है, यो काम हो रहा जी। मैं जो बात बताऊं था वह यह बताऊं था कि इन्होंने झूठ फैलाया कि अपना देश भूखा मरा करदा, इसीलिए हमारे को हरित क्रांति की जरूरत पड़ी थी। इन्होंने झूठ फैलाया
कि अपने देश में गरीबी थी। इन्होंने झूठ फैलाया कि सती प्रथा थी हमारे यहां। इन्होंने झूठ फैलाया कि छुआछात था हमारे यहां। चमार का बालक चरम का काम करा करता, चमड़े का, चमड़ा तारण का काम करा करता। वो बैक्टीरिया आपकी रसोई में ना जाए इसलिए अपनी खुशी खुशी वो अपने बर्तन न्यारे धरा करता। उसको इन लोगों ने, चोरों ने, आरामखोरों ने छुआछात का नाम दिया। मेरे याद है मारे वाल्मीकिया का एक बुढ़ा बुजुर्ग मारे आड़ी था, वो था पाड़ी था, डांगर चरान ले जाया करता। उसके लिए मैं भी कदे कदे जाया करता। भाई साहब मतलब मैं बताऊं जीता हूं, मेरी मार, मेरी दादी, मेरा दादा इस बात का पूरा ख्याल रखा कर दे। अब तू दादा बोलेगा, उसने दादा लागे तेरा हो न्यू कहा कर दे जी, दादा ये कहा कर दे, नेग सर बोलिया कर दे उसने। जब उस आड़ी पाड़ी ते भी हम दादा कहने लाग रहे हैं तो हमारा छुआछात कितना हो जाओगी बताइए, है जी। लेकिन वो उन लोगों ने ये कहा कि सती प्रथा का अंत किसने किया? हमारे सारे बालक का याद है प्रश्न। कितने कमाल के तरीके से उन्होंने हमारी शिक्षा के ऊपर अटैक किया। इब सुनो जी अगली बात। उन्होंने देखा कि ये लोग अपनी जमीन नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। अगर जमीन लेनी है तो इनका डांगर इनके घर से लकड़ना चाहिए। डांगर लकड़ नहीं सकता क्योंकि इनके पास अपने जंगल और अपने पानी के स्रोत हैं। हंगा लगता ही नहीं किसी का। घर में 7 मानस हैं, 7 में तो एक मानस तड़के डांगरा ने लेके लकड़ जा है और सांझ न लिया हुआ है तो डांगर तो परेशान कर दे नहीं। क्यों जी? कीचड़ कहां है? देखो भाई साहब, अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिक्कत है, वो ऐसा लगे जैसे अगर बीच में कोई चीज मिस होगी ना फिर कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट है आपके, लेकिन आप तो यार इकट्ठे रहोगे यार, हम चले जाओगे। सबसे पहले इन्होंने 2 चीजों पे अटैक किया, आपके जंगल के ऊपर। आपके जंगल के जमीन को काटना स्टार्ट किया विकास के नाम पर। कितने कोई कॉलेज खोलना है, कितने किसी जगह पे फैक्ट्री लानी है, किसी जगह शुगर मिल लाना है, किसी जगह पे कुछ लाना है, कितने सड़क काटनी है, कितने डग्गी बनानी है, कितने कम्मे। तो मतलब जंगल की जमीन खत्म करो पहले। फिर आपके पास जो मौसमी फ्रूट पौधे हैं, जो फल हैं, आज डीआईपी डाइट में क्या है डॉक्टर, डीआईपी डाइट वाले बोला तड़के तड़के फ्रूट खाओ। आपा तो तड़के तड़के 4 बजे जाया करते खेत में जो से फ्रूट लागे पास सारे नहीं पाया। मेरे खेत में जामुन भी थी जी, आम भी था, अमरूद भी था, शीशम लकड़ी चाहिए घर खिड़की दरवाजे बनाने खाता तो शीशम भी होया कर दीजिए, थे नहीं जी अपने सारे फ्रूट, सहतूत भी, फलानी डिमके, सारी असली बीज होया करते। हमारा खेत में कुछ नहीं छुड़वाया उन्होंने, सबका कोशिश करेगी क्यों करें काट दें, क्योंकि ये ओरिजिनल बीज थे हमारे पास। उन सारे पौधे कौन से थे? मैं जो ओरिजिनल देसी बीज, जो असलियत में उस धरती के बीज थे, तो ये कटेंगे और जो नए पौधे आएंगे वह हाइब्रिड बीज देने हैं तय। क्योंकि हाइब्रिड बीज अगर आपके पास आ गए उसके बाद आपका असली बीज जो इस धरती का है वो नहीं रहा, उसके बाद आपको कभी भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब जी जंगल आपका खत्म हो गया, ठीक है। उधर से साथ में पैरेलल में जिस टाइम पे उधर जंगल कटन लाग रहे हैं, उधर आपके घर में लैट्रिन के खड्डे खुदन लाग रहे हैं, क्योंकि जंगलात में तड़के 4 बजे तो उठ के जा नहीं सकते। और कमाल की बात देखो, हमारे बुढ़ा ने इतना बढ़िया काम कर रखा। 2-3 चीज हैं जी, ये समझना बड़ा जरूरी है। अगर ये आजकल की जो लैट्रिन है वह न्यू बैठ के करने की है, इसमें टांग पूरी मुड़ती नहीं, तो आपका जो पूरी तरह से पेट खाली नहीं होगा। जो आदमी न्यू बैठ के करेगा उसमें उकड़ो बैठना पड़ेगा। अगर जो सही तरीके से कराए तो आप खेत में जाओगे तो आप उकड़ो बैठेंगे। नंबर 2, अगर माटी के अंदर अगर लैट्रिन करी जाए तो वहां ऐसा बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाता है जो उसको माटी बनाना स्टार्ट कर दे है। और गणेश आने तो ऐसे लोग थे, इतने बढ़िया कमाल के लोग थे कि वह खुरपा ले जाया करते, खड्डा खोदा करते और वो माटी ढक दिया करते उस पर, वो माटी बन जाया करता। नहीं तो जंगल में जावा थे तो उड़े जंगली सुअर है, जैसे जंगली सुअर का वो भोजन होया करता। क्यों जी? तो मतलब सफाई ना तो एक बूंद पानी की खराब होती जी। क्यों? उड़े जंगल में कितने खड्डा होया, उड़े कितने न कितने जोड़ में कितने पानी होया, कितने भी पानी होया जो यूज हो जाया करता धोन खातर, पानी की एक बूंद खराब नहीं होती।
ओवे थी तो माटी पे रहा कर दी। और उसका बैक्टीरिया का दूसरा हाल देखो, अगर ऐसे फरस के ऊपर अगर लैटरिन पड़ी हो ना तो ऐसा बैक्टीरिया पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा अगर वहां नमी है, जो पूरे एरिया में बीमारी फैलाएगा। इसलिए अपने घरा में चिकनी शीट वाली लैटरिन पकड़ा दी मारती, ठीक है। और उन लैटरिंगा के खड्डे कित खोले बाहर नाली में, और नाली जावे कित फिर जोड़ में, तो सारा लैटरिन का पानी जोड़ में जाना शुरू, तो ये अपने डांगरा नूड़ा कूण पे होगा। उधर से बिजली के कनेक्शन फ्री में दिए और बिजली की जो टंकी का पानी था वो 24 घंटे चालू होया। इस गांव में सारी टूटी फ्री चालन लाग रही, दूसरे गांव में फ्री चालन लाग रही, तीसरे में फ्री चालन। बेरा सरकार ने कि नीचे का पानी खराब होगा इससे और खत्म होगा, कराया गया। क्योंकि अगर गांव के पास अपना बीज, अपनी फसल, अपना अनाज और अपना पानी नहीं होगा तो गांव को फिर काबू किया जा सकता है, अनाज के नाम पर, रोटी के नाम पर। वहीं आओगी जी कहानी, समझ गए ना। आपको हाइब्रिड बीज दिया गया इसलिए ताकि अब आपके पास बीज जो है वो कंपनी का ही रहे। अब सोचो आप, एक आधे किसान के पास पिछले 2-3 साल से लगातार एक काम होने लग रहा है, गर्म पानी लीजिए, ये लगातार एक काम होने लग रहा है, ले मिक्स कर लाइए पीण जोगा। क्या होने लग रहा है कि किसान ने फसल बोई, खार मारा, पानी दिया, 2-2.5 महीना पाछे जब उसमें बाल आने की बारी आई उसमें दाना ही नहीं आया, फिर उन्हें वह बाणी पड़ी खेत में। होया आपके आसपास भी कितने? हाँ, 1 किला वो एक बीज खराब दे दिया, जाओगे किसी की गारंटी नहीं, कोई दुकानदार आपकी गारंटी नहीं लेगा, कोई सरकार नहीं लेगी, कोई अफसर नहीं, कोई नहीं, भाई खराब आ गया। अच्छा सोचो, अगर देश में 2 साल तक खराब बीज आ जाएं या बांझ बीज आ जाएं या बीमार बीज आ जाएं, उन बीजा में बीमारी हो तो आपकी मजबूरी है वो अनाज खाना। क्यों जी? आपके पास अपना बीज कितने पे है गांव में? अपना असली बीज एक भाई कह रहा 18 है। अगर पूरे गांव का हिसाब, कितने घर हैं इस गांव में? मान लो 5000 घर मान लिया, घर कितनी 30-40 हजार वह है आबादी, 3 पंचायत हैं, तो मान लेते हैं आप 5000 घर मान लिए। मैं तीनों पंचायतों की गारंटी ले हूं, 10 फालतू मानस नहीं ला सकते जिन दौरा अपना असली बीज हो। मतलब समझ गए ना बात आप? मतलब यह है हाल, अपना बीज, अपना देसी बीज। देखो कमाल की बात, उसका कारण क्या है? देखो, देसी बीज को उगने के लिए, हाँ जी, देसी बीज को उगने के लिए नरम माटी चाहिए। नरम माटी जब होगी जब वह अड़गेला पाड़ रखी हो कि फिर उसमें जीवाणु हो, केंचुआ हो, वो अपने आप माटी ने नरम बनाता रहे। वो जब होगा जब आपके खेत में केमिकल ना पड़ दे हो। नरम माटी होगी तो उड़े कितना पानी हो, 3 दिन में सारा पानी पी जाएगा माटी, कितना पानी हो चाहे कितनी फ्लड नहीं आ सकती उस एरिया में। लेकिन अगर आपने यूरिया डीएपी डाल रखा है तो वो चिकना दाना होया करे। वो चिकना दाना जब पानी गेल मिलकर पूरे खेत के ऊपर एक लेमिनेशन की परत बना दिया करे, जिसकी वजह से आपकी जमीन भी करड़ी हो जाओगी और वह पानी भी नहीं पीवेगी। तो अब आपकी जमीन हार्ड होती चली जाओगी। फिर आप ट्रैक्टर जब चलाओगे या आजकल जो रोटावेटर टाइप के कोई साधन आ रहे हैं, ये क्या करेंगे, ऊपर की जमीन न पाड़े, नीचे तो कति पूरी वो बनाते चले ना, लाकड़ बनाते चले, पत्थर बनाते चले धरती का, तो वो जो पत्थर है वो थोड़ा पानी पीऊगा। क्यों जी? कई कई टन का साधन जब हमारी जमीन के ऊपर चलेगा, वो जमीन ने फोकी थोड़ा रहने देगा, फोकी नहीं रहने देगा, और ऊपर केमिकल गिराएंगे तो उसमें सुंडी, कीटाणु, जीवाणु, केंचुए कौन हुए, वे नहीं होंगे। तो आपकी जमीन में देसी बीज ओवे को नहीं। अगर देसी बीज ओवे नहीं
तो आपने हाइब्रिड बीज गिरना पड़ेगा। हाइब्रिड बीज गिरना पड़ेगा तो उसके लिए आपको जरूरत से ज्यादा पानी चाहिए। हाइब्रिड बीज को ज्यादा पानी चाहिए। अगर ज्यादा पानी चाहिए तो आपको बिजली चाहिए या फिर पेट्रोल डीजल चाहिए। और आपको दोनों ही चीजों के बारे में बता दें, पेट्रोल और डीजल पहले से ही प्राइवेट कंपनियों के पास है और बिजली को प्राइवेट करने की तैयारी चल रही है। ठीक है जी बात। और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीटर लाग लिए घरों के बाहर। अब आपका कनेक्शन काटने के लिए उनको गांव में आने की जरूरत नहीं है। आपका कनेक्शन दूर तक बैठे एक बटन से कट सकता है, बाहर तय। ठीक है जी। पानी आपका काबू हो लिया, बिजली काबू, पेट्रोल डीजल काबू। नितिन गडकरी ने 6 महीने पहले बयान दिया था कि हम पेट्रोल और डीजल बैन करने वाले हैं अगले 4 साल में। सुना होगा जी आपने बयान हो, ठीक है। और उसे दिन, उन्हें दिना में अग्निवीर की योजना आई थी, वो भी 4 साल में आऊंगे, उड़ता रिटायर हो गए। और उन्हें दिना में एक कानून बना था कि अपनी पुलिस और अपनी आर्मी बना सकती हैं प्राइवेट कंपनियां। देखो आप कमाल की बात, अग्निवीर हमारी पैसे से ट्रेनिंग लेने चले गए, कानून बना दिया अपनी आर्मी बना सके है। न्यूनतः खेती के कानून आ गए, न्यूनतः साइलोज बन गए, न्यूनतः हाईवे बन गए। उन साइलोज के बीच में से या उनके पास से होते हुए हर साइलो के बीच में से रेल का ट्रैक जान लग रहा है, पता होगा आपने। जितने भी गोदाम हैं प्राइवेट कंपनियों के, उनके बीचों बीच रेल का ट्रैक है। जो नए ट्रैक बने हैं, जो किसी का न्यू लागता हो या बुलेट ट्रेन के ट्रैक हैं, जो कर उस टाइम गुलामी के दौर में अंग्रेजों ने हमारा माल ढोने के लिए बनाए थे, वो ये इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये ट्रेन अगर उस पर चलती तो मैं सारी ट्रेन बंद करनी पड़ती। इतनी ट्रेन चल रहे हैं, उनके ऊपर डबल डेकर में चल रहा है, उन पर सब पे अडानी अडानी लॉजिस्टिक, अडानी अडानी ले हो। अब आप ये सोचो कि पिछले अगर 20 दिन की खबरों पे भी अगर आपकी नजर रही हो, आपको नजर रखने की आदत नहीं है इसलिए आके बताना पड़ा। अब तय जय मारी बात एक बार सुन लो और फिर उसके बाद खबरों पर नजर रख लो तो आपने बेरा लाग जाओगा। आपके बड़का की जिंदगी किस तरफ जान लाग रही है। पहले बिहार से खबर चली कि कोयले की कमी है, बिजली मतलब संकट आ गया। फिर यूपी में खबर आई कोयले की कमी है, बिजली संकट आ गया। ई हरियाणा में खबर आओगी कोयले की कमी है, बिजली संकट आ गया। ये बिजली संकट 3-4 बार खबर आए जाऊंगी, टीवी में चलने जाऊंगी तो महंगीकरण का मौका मिल जाएगा, या फिर कट मारने का मौका मिल जाएगा, या फिर अपनी मर्जी तक कट मारने का मौका मिल जाएगा। जुन साग भी गांव फालतू बोल रहा है, सरकार के खिलाफ खड़े होने की बात क्या है, उस गांव में बिजली बंद कर दो। बिजली बंद तो पीने का पानी भी ना आवे जी। हिसाब ला के देखो, जब बिजली ना हो तो पीने का पानी कितना लाओगे? क्यों जी? कुआं नहीं है आपके पास, जोड़ नहीं है आपके पास, कोई ऐसा पानी का स्रोत नहीं है जो आप न्यू कह सको कि इसी तीसी कराओ सरकार, हम अपना गांव आप पे संभाल लेंगे। इस टाइम पे ऐसा कोई पानी का स्रोत नहीं है। बीज के लिए कंपनियों पर निर्भर होना पड़ रहा है, पानी के लिए बिजली कंपनियों पर निर्भर होना पड़ रहा है, जितना काम खेत में करना है उसके लिए कंपनियों पर निर्भर होना पड़ रहा है। दूध भी पियाना हो तो थैली में, थैली का पीवे, थैली के दूध में क्या आवे बेरा है। एक कंपनी में जाना पड़ गया हमने, कंपनी है एक दूध की, पैकेट बना कर मैनेजर तब बात करने लाग रहे, हम प्लांट में अंदर ही थे, वो दूध साफ करने लाग रहे, ब्लीचिंग करें। मैं बोला महा यू क्या था, यू लाल रंग क्या था इसका, गुलाबी सा रंग जो हो रहा है, स्ट्रॉबेरी वाला आ दूध, लाल से रंग का नहीं आ रहा स्ट्रॉबेरी वाला दूध। तो मैं बोला स्ट्रॉबेरी का दूध है, स्ट्रॉबेरी का क्या ना है बोला, और बोला असल में चक्कर के है जो कर गांव में महस के थन थुन आ जाया करे, खराब हो जाया करे, तो आप थन छोड़ दिया करा ना, कटड़े ने पीण देंदे, बाछड़े ने पीण देंदे, आप उन्हें छोड़ दिया करा भाई भाई, इस पर मल्लम मुल्लम ला दो, इन्हें ठीक हो जाओगा। ये बुआ जो बड़े बड़ी डेयरिया में जो काम करे हैं भैये, उन गाय के सेहत तक के मतलब गाया के थन खराब पड़े रहे, उनके टीके लग गया जहां गाया के, वहां अपना उन थना में 2-2 थन 3-3 थन भी खराब हो जाए, कई बार तो एक तो दूसरा, दूसरे तीसरा, वहां उनके ऊपर कप चढ़ा दे हैं रोज तड़के सांझ है। वो कप जो है वह मशीन उन्हें नचोड़े जा है, तो उसमें राज लकड़ो, खून लकड़ो, पश लकड़ो, तो उसमें कम्मे लकड़ो, सारा दूध की गिले आवे हो। बोला यू जहां तो लाल रंग हो रहा है इसका सुधरेगा, ये दौड़ा सब ब्लीचिंग करके साफ करनी पड़ेगी, फिर देंगे इन तक मड़ा था। ठीक है मैं यो बढ़िया काम भाई तारा, बहुत बढ़िया। मगर इसमें तो सारा कैंसर है, कैंसर बोला और के करना फिर हम, ठीक है चलो कोई नहीं,
ये हमने तो बेरा लग गया भाई गांव वाले तो के बताने की बात के नहीं बताने की बात थारा जो पैकेट वाला पियो हो इसका ही नहीं बेरा अपन के पीवा। नमकीन कौन कौन खाया करे? सारे भाई खाते होंगे ना, सारे भाई खावे ना, और रिश्तेदार आवा उन्हें भी खुआवा। देखो कमाल की बात, आप बाहर जाओगे क्या तो आड़े क्या गाड़ में नमकीन का को पैकेट पा जाओगा, नहीं तो घर पाओगा। कुछ ना करियो मेरे भाई नौजवान साथियों, घर जाके बस एक बार नमकीन के पैकेट में कौन सा तेल इस्तेमाल हो रहा है वो देख लियो। ठीक है, आज के टाइम पे 90% पैकेट वाली चीजें, मैं 99% कहने वाला था, हर पैकेट के ऊपर पीछे देखोगे कॉटन सीड ऑयल इस्तेमाल होता है। कौन सा? कॉटन सीड ऑयल, और लग रहा है बिनोले के तेल ना। अच्छा, बिनोले का तेल कपास तेल कटेगा, और कपास भारत में बीटी रह रही है, नरमा रह रहा है, कपास नहीं रह रही जी, असली बीज नहीं रह रहा, बीटी कॉटन। और बीटी कॉटन जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएमओ बोलते हैं उसको। बेरा होगा जीएमओ का जी, जीएमओ में एक जीन काट दिया करें, नया खरीद के लिया। बालक खा नहीं ना? हाँ, हमारे बालक भी खावे हैं। देखो जी, इसके ऊपर पहला लिख रहा है एडिबल वेजिटेबल ऑयल, और ब्रैकेट में लिख रहा है कॉटन सीड, कॉटन सीड पामोलिन। अब यह बात समझ लो, ये हमारे बच्चे खाते हैं। हम अपने लाडा में 5 रुपये 10 का पैकेट दे दें, हाँ हमारा बालक जाके लेकर आवा है। और ये है जीएमओ, कॉटन सीड दिया उल्टा, ये है जीएमओ। भाई दिखा दिए भाई, कोई सा देख लियो, अपने आप देख लियो, आप मतलब मैंने बताने की जरूरत कौन जो सा पैकेट घर में देखा हो ठा की देख लियो, बैठा कौन सा तेल है इसमें, कोई सा ठा लियो, और क्या का ठा लियो, चिप्स का पैकेट ठा लियो, नमकीन का ठा लियो, बिस्किट का, जो सी भी चीज तलन की है ना वह ठा के देख लियो, उसमें कॉटन सीड पाओगा। और कॉटन हमारे देश में देसी नहीं है, सिर्फ बीटी कॉटन है, और बीटी कॉटन जीएमओ है। और जीएमओ के बारे में भारत में कोई रिसर्च नहीं हुई, लेकिन 2020 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो ब्राजील की सरकार ने जीएमओ के ऊपर एक रिसर्च जारी करी थी, जिसके अंदर यह कहा था कि जो भी लोग या पशु जीएमओ खाते हैं, या तो वो या उनकी अगली संतान नपुंसक या बांझ ही पैदा होगी 100%। इसलिए 70% डांगरा का तो 100% बाजार आवे जी बीज, ठीक है। मनसा का 70% आवे ही बाल, 30% बालक रह रहे हैं, वह पता नहीं क्यों कर रहे हैं, खावत वह भी हैं कबाड़ सारा। बस धीरे धीरे मन दिखा अगले 2-4 साल में वो भी ओ लेगा साहब, फिर आप सारा बीज बाजार तय लिया करांगे, खेत का भी, डांगरा का भी और मनसा का भी। क्यों जी? डांगर का अगली पैदावार चाहिए तो बाजार चाहिएगा, मानस की चाहिए तो भी बाजार में थे। आईवीएफ सेंटर देख लो रोहतक में कितने खुल रहे, जज्जर में देख लो 40 के करीब, बताओ दा 40 आईवीएफ सेंटर हैं जी रोहतक में, और सारा भीड़ है दबा के, जोड़े उड़े खड़े पावे, ब्याह होंदे महीने भीतर पहुंच ले हैं, ब्याह तो नहीं रह रहा में भी। मतलब या वह धरती है योद्धाओं की धरती जी है। अब योद्धाओं का क्या हाल हो रहा है, मतलब थारी औलादा का क्या हाल हो रहा है, लाल हो हिसाब किताब, क्या आप कित जान लाग रहे हैं। परिवार टूटन पे हैं, छोरी गांव की तो छोड़ दो, अपने काका ताऊआ में भी भेज नहीं सकते, इतना भरोसा कौन रहा है आपस में। क्यों जी? इब जय हम अपने काका ताऊआ पे भी भरोसा नहीं करा तो फिर किसा समाज बना रहे हैं, बस यह सोचने की बात है जी। और यह बात, इब एक बात सोचो, नेता आपके गांव का हालत ठीक क्यों करेगा, बिजनेसमैन आपके गांव की हालत ठीक क्यों करेगा, और कोई बाहर का मानस, मेरे वर्गा मानस आके गांव ने क्यों ठीक करेगा। भाई जिनके बालक बर्बाद होने लग रहे, जब उनने ख्यास नहीं, फिर कोई बाहर का मानस क्यों करेगा भाई गांव ना आके ठीक है जी। रोड़ा तो यूं है ना कि जिनके बच्चे बर्बाद होने लग रहे, वह नहीं अगर बोल दे, वह नहीं अगर खड़े हों दे,
वही नहीं कमे कर दे तो फिर कोई और करेगा तो दिहाड़ी चाहिए उसने तो बदले में कमे न कमे। जब मारा वर्गा मानस न्यू कह देगा ना कि मेरा साथ दे दो मैं बदल दूंगा, न्यू समझ लिए बड़ा चोर है वो। आपका नेता एक भी नहीं बोला कोरोना में। जिस नेता के गीत गांदा फरे यू गाम वो बोल रहा हो तो बता दो, वो अड़ा हो तो बता दो। स्कूल कई साल बंद रह गए, कितने महीने बंद रह गए, कदे चू भी करियो हमारे बटे ने। ईब लोगा के साइड इफेक्ट आन लाग रहे जाए, ईब भी बोल दो तो आराम खोर कि मेरे बालक मेरे आदमी जो है मेरे वर्कर जमा डेडिकेटेड होगा न्यू का बाम तो फलाने के हां उन खातर भी कौन बोलते जी मैं क्यों जी। पूरी नस्ल की नस्ल खराब होने लग रही, बल्कि करी गई उनने भी करी लाग के। ये झज्जर के एरिया के 12,500 एकड़ जमीन किसने दी थी रिलायंस को? वो जो रिलायंस की वो जो सोनीपत के एरिया की जमीन थी वह किसने दी थी रिलायंस को? SEZ बनाने के नाम पे। और इस टाइम 2.5 लाख एकड़ जमीन इस KMP के आसपास की निर्धारित कर दी है कि सारे गांव उजाड़ के उड़े लेके जाने हैं। गांव उजड़ने वाले हैं क्योंकि आपके गांव में या तो कोई फैक्ट्री लगेगी या कोई इथेनॉल का प्लांट लगेगा या कोई मिल लगेगा या कोई डंपिंग यार्ड बनेगा। आपके आसपास सड़ांद आवेगी के धूड़ी आवेगी के राखी आओगी, कमे न कमे ऐसा हाल होगा, गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। गांव में ना पढ़ाई का माहौल है, गांव में ना नौकरी का माहौल है, गांव में ना भाईचारे का माहौल है, गांव में नशा बहुत हो गया है, गांव में रोजगार नहीं है, गांव में कमे नहीं है, गांव में कुछ नहीं धरा, खेती में कुछ नहीं धरा। या जमीन एक्वायर हो जाए तो बढ़िया है, सुसरी नहीं तो बेचन का दाग लगेगा, बट्टा लगेगा। इससे बढ़िया तो एक्वायर हो जाए तो बढ़िया। न्यू बाट देखे हैं अपनी जमीन ने बेच कर कितने प्लाट ले लो, कितने दुकान ले लो, कितने छोरे ने विदेश भेज दो। ये दिमाग में चल रहे 24 घंटे हमारे लोगों के, क्योंकि उन्हें आप गांव से निकालने हैं। और ये नीति आयोग की प्रोग्रेसिव फार्मिंग की रिपोर्ट की पेज नंबर 26 के ऊपर लिख रखा है। बिल गेट्स आके और नीति आयोग की मीटिंग में कह गया था कि इस देश के 50% किसानों को अगले 5 साल के अंदर खेती से भगाना है। यह प्रोजेक्ट है सरकार का, सरकारों का, क्योंकि आड़े एक पार्टी की सरकार है और जिस पार्टी की सरकार आप लाने की प्लानिंग कर रहे हो वह सरकार आड़े पड़ोसी किसी दूसरे स्टेट में पाओगी। समझ गए ना? जिसकी भी लाने की बात देख रहे हो, दिल्ली में न्यारा बैठा है, राजस्थान में न्यारी सरकार बैठी, वह भी यह करने लग रही है, दिल्ली वाला भी यह करने लग रहा है पंजाब में किसानों के साथ। क्योंकि आपको समझानिया कोई है नहीं, लोग मारती न्यू गए हैं। अरे लोग समझाने मुश्किल हैं, बकाने आसान है। भाई बका के कौन लावा पाछे, और नाम पाछे लावा ना हम ठेकेदार ना हम कुछ बदलनी है। हम तो न्यू बता रहे हैं कि तारप अपना के है। जय सरकार ईब इमरजेंसी ला दे और न्यू कह दे गांव ते बाहर नहीं लगना, मार दो रहा अपना पानी भी को नहीं। क्यों जी? तो अपन लड़ांगे किस दम पे? 4 दिन में घुटनों पे आएंगे हम। जो सरकार कहेगी वो मानना पड़ेगा, क्योंकि रोटी को उठावे नहीं तो। FCI के पास अनाज नहीं है आज के टाइम पे, तो आपका सारा अनाज अडानी अंबानी के पास है। देश में अगर दोबारा कोई बीमारी आ गई या इलेक्शन के नाम पे कोई इमरजेंसी लाग गई या युद्ध के नाम पे कोई इमरजेंसी लाग गई या दोबारा लॉकडाउन लगा दिया, उसके लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। CCTV कैमरे 24 घंटे चारों तरफ लगन लाग रहे हैं, आपकी नए नंबर प्लेट लागन लाग रहे हैं, आधार कार्ड के साथ आपके सारे कागज जोड़न लाग रहे हैं। आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का कनेक्शन, आपका खेत के बिल, आपके खेत के कागज, आपके ज़मीन के कागज, प्रॉपर्टी ID, फैमिली ID, आधार के साथ पैन नंबर, आपका बैंक का अकाउंट नंबर, गाड़ी की RC, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका और कमे कागज रहेगा तो जोड़ लियो, वो सारे आधार की गेल जोड़न लाग रहे। अगर अगली बारी लपेटने हो तो सिर्फ एक काम करना, आधार कार्ड बंद कर दो, सारी सेवाएं बंद। बैंक में जाकर अपना ही रुपया कौन ले सकते, और कद लोगे जब जाके चौथी डोज लुआ लोगे। आप लुआ का आओगे तो कहोगे तेरी बहू ने कौन लुआया, तेरी माँ ने कौन लुआया, तेरे छोरे ने कौन लुआया, सारा के लागेंगे, क्योंकि फैमिली ID में सारा का जिक्र है। इतने सारे नहीं लाग लेंदे, इतने जमा नहीं खोल दे पानी, ना पानी खोल दे, ना बिजली खोल दे, ना गैस मिले, गोश्त सिर लाकड़ी भी कौन रह रही गांव पे। तो
क्यों जी? दूसरे के ऊपर इतना भरोसा हो लिया गांव शहर के ऊपर। पहले जो लोग सारे आपस में एक दूसरे ने मजबूत करा कर दे तो सबके घर में सोना चांदी होया करता। बैंक मैनेजर घर में आके हमारे बुजुर्ग तक कहा करते हमारे बैंक में पीछे जमा करा दो। आजकल बैंक मैनेजर सबके घर आ गए अपनी किस्त क्या दिन जमा करा दे। क्यों जी? क्योंकि आज अपन क्या करया, अपन कुर्ता सिमवाना है तो भी कंपनी पे, कच्छा लेना है तो भी कंपनी पे है, लाशी लेनी है वह भी कंपनी की, दूध लेना है वो भी कंपनी का। घर में मतलब किम में सामान लेना हो जी, आपके गांव में तो रुपया कौन घूमता होगा? दो दुकानदार भी जितना सामान बेचा कंपनी का बेचा है, गांव का बनाया और तो कोई सामान बिकता ही नहीं। क्यों जी? गांव का तो कुछ है को नहीं। तो गांव वाले तो क्या कर रहे हैं, अपने बालक ने पढ़ाई के नाम पे सारा रुपया इकट्ठा कर रहे हैं 5-4 स्कूल मालिका की जेब में, हेल्थ के नाम पे सारा रुपया इकट्ठा कर रहे हैं 5-4 अस्पताल की जेब में। क्यों जी? बीमारी के नाम पे, अस्पताल के नाम पे बाहर भेजते हैं, पढ़ाई के नाम पे बाहर भेजते हैं, नौकरी के नाम पे सारे बालक बाहर रहने लग रहे, पेट्रोल डीजल सारा बाहर जावे है, ट्रैक्टर का पैसा सारा बाहर जावे है, कपड़े लत्ता का सारा पैसा बाहर जा, घर में खान का सामान जो भी आवे सारा रुपया बाहर जाता होगा जी। जब सारे अपने लहुआ की कमाई, अगर सारे के सारे खून पसीने की कमाई कमा कमा अगर कंपनियां का पेट भर दे रहोगे तो मारप के बचेगा? सोचा कि मैं है जी? अगर सिचुएशन को थोड़ा सा इस तस्वीर को समझ पाओ तो आज आपके सारे रास्ते बंद करने की तैयारी चल रही है। व्यक्तिगत जमीन सबकी लोन पे है। लोन का हिसाब किताब यो है, जिसने भाई ने लोन ले नहीं रखा उसके घर रोज फोन आंदे होंगे, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। जिसने लोन ले रखा है और किस्त टेम पे जान लाग रही है उस दौरा फोन आवे है और लोन ले लो, और लोन ले लो, इसने एक्सटेंड करा लो, टॉप अप करा लो। और जिस भाई ने लोन ले रखा और लोन चुकाने की कीमत ब्योत नहीं रह रहा है उस दौरा फोन आवा है किस्त दे दे, किस्त दे दे, नहीं तो चीज नीलाम हो जाएगी। फोन सब दौरा आवे लोन आड़ा के। कोई भाई रह रहा हो तो बता दियो। क्यों जी? मतलब पहले वो आ चुके हैं जो किस्त दे नहीं पा रहे, अब दूसरे जो उनसे देन लाग रहे हैं उन उस लेवल पे ले जाओगे कि ये किस्त दे नहीं पावे, फिर जो उनसे बाकी के रह रहे हैं दे नहीं पावे। हर आदमी को उस लेवल पे ले जाया जाएगा जब वो दे नहीं पावे। जब वो दे नहीं पाओगा सिचुएशन वह कब होगी? जब आपके जमीन, मकान, दुकान, ट्रैक्टर, कार, सारे कागज सरकार द्वारा नीलाम हो लेंगे। क्योंकि उन लोगों को आपके आधार कार्ड के जरिए एक एक कागज का पता है कि इसके बैंक, इसके 3 खाते हैं इस मानस के, इन तीनों खात्या में मिला के 5 लाख रुपए पड़े हैं। इसके 4 किले हैं, उन्हें 2 यहां पे लिमिट ले रखी, 2 पे कौन ले रखी बाल, 2 यहां पे और 2 आवांगे इस तो पहले हम तो समझ गए नहीं। इसने मकान इब्बे लाल डोरा इब्बे तोड़ा है, लाल डोरा टूट के इब्बे रजिस्ट्री हुई है इसकी। इसने इस मकान पे कौन ले रखा है, इस मकान पे भी ले। फिर इसके डांगरा का आधार कार्ड बना रखा है, डांगरा पे और ले, महेश पे भी ले, पुराने ट्रैक्टर पे भी लो, पुरानी कार पे क्या पे ले लो, और कुछ नहीं तो आधार कार्ड पे ले लो। है कि नहीं स्कीम जी? सब पहले लोन लो, पहले हम एक बारी, उसके बाद देखांगे हमने। यह योजना है या कदम सोच रहे हो, या कोई बर्बादी जो मैंने आपको बताई है, या कोई न्यू रातों रात को नो ही पूरी योजनाबद्ध तरीके से किया गया गेम प्लान है यो। और ये कोई नहीं बताएगा जी, मैं आपने बताऊं, क्योंकि जो भी आदमी इस चीज को बताने निकलेगा उसके 2 ही हश्र होंगे, या तो उसको पैसा और पावर दे दिया जाएगा, ठीक है ना, कि यू पकड़ और चुप हो जा। जो करीब मेरे बर का बोलने लग रहा तो अपना तो आ लिया नंबर, मेरे तो रहो पीछे पावर वाले पे तो आ लिए मैं, ठीक। तो उन तन्यू बता दिया भाई मैं अपनी औलाद ने बर्बाद होंदा मेरे पता कौन दे, तू अपने ने बचा, अपने लेके विदेश भाग जा, अपने ने लेके तू कितने भी सेटल हो जा, तने एमएलए बनना, तने एमपी बनना, तने के बनना, तू बता तो तने के चाहिए, तने ठेका चाहिए, तने कुछ मेरे पास तो बैंक अकाउंट है को नहीं, मन तो बेरा है, यू खेल के है। मैं तो सरकारी नौकरी पे था बुजुर्गो, मैं मास्टर था जी हरियाणा सरकार में, और जब मेरा जो खेल समझ में आया 2012 में, मन तो नौकरी छोड़ी सब तो पहला।
मेरी घरवाली भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती। फिर मैंने 9 महीना बच्चों उसकी छुड़वा दी। मखा पहले इस जाड़ ते निकल, यो जाड़ है क्योंकि आपके बच्चों को पेपर के नाम पे वैक्सीन लगाने की जबरदस्ती करने वाला मास्टर आप ही का भाई भतीजा था। ये जो षड्यंत्रकारी है ना, मैं थोड़ा आऊंगे गांव में लुआन कुछ भी करने, वो आपको पेस्टिसाइड और यूरिया डीएपी बेचने के लिए आप ही के भाई भतीजे ने खार बीज दवाई की दुकान खुलवाओगे बाहर, उसी को प्रॉफिट देंगे ज्यादा, ताकि आप ही का भाई भतीजा वो क्यों कर रहा है। देखो कंपनी कहेगी अगर 100 ml गिरिए, बेचने वाला सोचा थोड़ा फालतू बिकेगा तो दुकानदार कह देगा 120 ml बे गिरिए, और फिर किसान सोचेगा थोड़ा फालतू हो जाएगी वो 150 ml गिर दे। क्यों जी? जो आशा वर्कर थी, जो आंगनबाड़ी वर्कर थी, जो पुलिस वाला था, जो कनेक्टर ड्राइवर, जो बसा में जज्जर में तो एक बुढ़ा बस में तार दिया था ना, सर्टिफिकेट कौन दिखाया था, बड़ा विरोध होया था, फिर उल्टा सॉरी मांगी उसने कनेक्टर ने। ये सारे लोग कौन है? उन षड्यंत्रकारियों के गुलाम, जो पैसे के गुलाम है, वो आप ही के भाई भतीजे हैं। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपने, कमाल की बात, शायद ही पूरे गांव को पता होगी यह बात। ये जो जमीन है सरकारी स्कूल की, जिन्हें आप सरकारी स्कूल का, वहां सरकारी नहीं है ये सरकारी कहने शुरू करें, ये हमारे स्कूल थे, सामाजिक स्कूल थे, हैं गांव का स्कूल था वो सरकारी स्कूल जिनको आज सरकारी बोलते हैं, वो स्कूलों की जो जमीन है, वह जमीन हमारे बुजुर्गों ने दी थी इकट्ठी करके, उस पर जो बनाया था वो भी हमारे पीछे तो बन रहा, सब कुछ हमारे पीछे का उसमें लाग रहा, सारा गांव का है। इस कोरोना के टाइम में और उससे पहले, कुछ उससे पहले, जब सरकार, अगर आपका पंचायत का जो सरपंच है वो अगर सरकार के फेवर की थी तो 2018 में ही कर ली, अगर वो उसके खिलाफत का था तो ये भी कोरोना के टाइम पे जब वो एडमिनिस्ट्रेटर बनाए थे ना, बीच में इलेक्शन कौन हुए थे, मैं किल की मार मार का करदा रहा है, इलेक्शन ना करवाने का खेल, इसके पीछे थारी जमीन की रजिस्ट्री होने लाग रही, आपके स्कूल की, शामलात की, जोड़ की, स्तीरथ की, इस जगह की, सब क्याए की जमीन की रजिस्ट्री सरकार के नाम होली। बुजुर्गों, व्यक्तिगत जमीन बैंका में नीलाम पड़ी है और सामूहिक जमीन सरकार अपने नाम कर चुकी। आज आपके पास अपना कहने को कुछ नहीं है, अगर है तो बता दो जी, है? वो मॉडल संस्कृति नहीं बनाए हैं मेरे भाई, वो तो किसी किसी गांव में ये लोगों की मानसिकता बदलने के लिए है कि यहां फीस लिया करेंगे, बढ़िया पढ़ाई होया करेगी, असलियत में नतीजा तो जीरो है। और भी असली खेल यो है कि महाराष्ट्र सरकार ने 10 दिन पहले एक आदेश जारी किया है, एक आदेश पारित किया है कि आपके 5000 स्कूलों को प्राइवेट कंपनियों को देने की तैयारी चल रही है। आपके यहां भी सारे स्कूलों में एफडीआई आकर प्राइवेट स्कूलों में जाएगी। आप अपने स्कूल की जगह एक बार गौर से देखो, जहां आपका स्कूल है ना, वो सबसे प्राइम लोकेशन है, गांव की सबसे बेस्ट जमीन है, वाह जड़ा भी स्कूल है, कॉलेज है, सबसे बेस्ट जगह पे प्राइवेट कंपनी आ रही है आपके गांव में। आप अगर नहीं चेते तो जोड़ निर्मल सरोवर के नाम पे जिस जिस गांव में 5000 तक फालतू की आबादी है, उस गांव के जोड़ों को इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के जरिए सफाई करवाई जाएगी। उनके बाहर इंटरलॉकिंग वाली टाइलें और ओपन जिम बनाया जाएगा और उनके बाहर अहाता भी खोला जाएगा, मछली पालन भी चालू होगा और वहीं पर कमरे मिला करेंगे ओयो के। आपके गांव को रंडी खाना बनाने की तैयारी चल रही है। आपकी लड़कियों की उम्र शादी की 21 साल कर दी उनने, आपसे पूछे बिना कर दी। लेकिन एक बात ध्यान देना, ओयो के कमरे में आपकी छोरी आपकी मर्जी के बिना अपनी मर्जी से 16 साल की उम्र में जा सके है। लिव इन रिलेशनशिप में हमारी लड़की 16 साल की उम्र में जा सके है। यह सरकारी कानून है, मां बाप रोकेंगे तो जेल में जाओगे।
सरकार प्रोटेक्शन देगी उन बच्चों को। और अगर बच्चा पैदा कर देगी इस दौरान शादी से पहले, तो उसकी रक्षा भी सरकार करेगी। आपके बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारी प्रगति में रुकावट है। इनको कुछ पता नहीं है, ये संस्कृति के नाम पे हमारे ऊपर रुकावट डालते हैं। बढ़िया चल रहा है जी बुजुर्गों, सरकार बढ़िया काम करने लग रही। अच्छा ये बताओ, इस गांव को बचाने की जिम्मेदारी किसने लेनी चाहिए जी? आम आदमी ने लेनी चाहिए। गांव वाला ने लेनी चाहिए जी? आम आदमी, गांव वाला ने, गांव के आदमी ने लेनी चाहिए। गांव का आदमी कब ले होगा जिम्मेदारी? जब उसने बात का पूरा पता होगा। पूरा पता कब होगा? जब वो चर्चा करना आवेगा। क्यों जी? जब वो चर्चा करना होगा जब तो बेरा लगेगा। क्योंकि जब आप चर्चा चालू करोगे ना जी, आपको 4-5 चरणों में तो ये चर्चा चलानी पड़ेगी। कदे नहीं सोचते हो, पहली बार जब इस मुद्दे पर मीटिंग रखोगे ना, तो सबसे पहले तो जो आपका फेवरेट नेता है उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकेगी। अखियां तो मुशा तो ये गोत के नाम पे, जात के नाम पे, मोहल्ला के नाम पे बांटे थे, या फिर इकट्ठे कर लिए पार्टी के नाम पे या धर्म के नाम पे, क्यों करे ये फिर इकट्ठे होने लगे मेरे बेटे। ठीक, पहले तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकेगी, फिर जो उनके गुर्गे बैठे हैं गांव में, जिन अपने ट्रांसफर करवाने हैं, अपने नौकरी लुआने हैं, अपने सुबाद लेने हैं, अपने ठेके लेने हैं, फिर उनकी जमीन खिसकेगी। फिर वह कलकी मारेंगे, फिर वह हमारे प्रोग्राम ने खराब करेंगे, फिर हमारा शरीफ आदमी शर्मांदा आना बंद कर देगा। नहीं तो बनी पंचायत में, पंचायत नहीं तो खत्म हुई थी जी। लोचंगड़ बोलन लाग गए गणे गणे हैं, तो शरीफ आदमी जाना बंद कर दिया उड़े हैं। इब के है, इब ऐसा काम हो गया कि हम बोलने तो पहले हम सोचना पड़ा अपन है, अगर क्यों खाम खयोड़ जाके बेइज्जती कराई। मैं नहीं मानू हूं बुजुर्गों और नौजवान साथियों कि इज्जत बेइज्जती ने साइड में दरक है, और या एक जिंदगी अपने बच्चा खातर रास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आप बारिश के दिना में ना लीक पाड़ दिया करते पलाटी में, और उसमें क्या होया करता, एक आधा ठाडा जोटार ठाडा बड़द होया करता ना, तो एंडी हो गया ना लीक पाड़ के चल करते। लेकिन जब कति टूटन ना हो जाओ तो फिर लीक में डाला करते। लेकिन हिम्मत सी मारा करते, इब या लीक बना दी सरकार ने, और जब आपा लीक पाड़ कर दूसरी राही बनाने चल लेंगे अपने बड़का खातर, तो हंगा लगेगा जी गणा नहीं, गणी बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी, गणे ऑफर आवेंगे, गणे ऑफर आवेंगे, पीछा के भी, सत्ता के भी, डर भी आवेगा। हेनरी किसिंगर द इकोनॉमिक हिटमैन बोलता है, अपनी किताब में लिख के बोलता है कि जो लोग पैसे के ऊपर और इस सत्ता के ऊपर बोलते हैं, इस व्यवस्था के ऊपर बोलते हैं, जो भी लोग, इन्होंने जिसने भी बोला, अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पहली बार बोला, उसको मार दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री बोला, उसको मार दिया गया। राजीव दीक्षित, उसको मार दिया गया। राजीव गांधी ने संविधान के अंदर 3 अमेंडमेंट करे, 71वां, 72वां, 73वां। 73वां संशोधन लागू हो जाता तो आपके गांव में सरकार का एक भी आदमी घुस नहीं सकता था। उस 73वें संशोधन से नोटिफिकेशन जारी होने से पहले मार दिया गया। 73rd अमेंडमेंट आपका जो ग्राम सभा को जो इकोनॉमिक पावर देता है। ठीक है, इंदिरा गांधी ने जब नेशनलाइज किया सारी चीजों को, देश के नाम कर दिया, जितने प्राइवेट थे, चाहे एयरलाइन थी, चाहे बैंक थे, चाहे जो कुछ था, उसको मार दिया गया। जिसने भी इस पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भगत सिंह को आतंकवादी बना दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को युद्ध अपराधी बना दिया गया, हिटलर को तानाशाह साबित कर दिया गया, गद्दाफी हो, सद्दाम हुसैन हो, परवेज मुशर्रफ हो, सबको ही तानाशाह बना दिया गया। आज के टाइम पे इमरान खान के साथ भी यही होने लग रहा है। तंजानिया का राष्ट्रपति ने लॉकडाउन लगाने से मना कर दिया था, उसको मार दिया गया। मतलब इस
पिछले 2 सालों में 13 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मर चुके हैं जी। मिनिमम की बात है यार। वो लोग जो इस सत्ताओं के खिलाफ बोले, जिन्होंने कहा हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, जिन्होंने कहा तुम जो कर रहे हो वो फ्रॉड है, मानवता के लिए खतरा है, मानवता इससे खत्म होगी, उन्हीं को मार दिया गया। अब अपने पास 2 रास्ते, क्योंकि ये तो उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं ना जी, तो क्यों मारेंगे इनको? इनको तो बकायदा इनको तो सिक्योरिटी मिलेगी जी। मारा जाएगा हम जैसे लोगों को जो बोल रहे हैं इस सत्ता के। जब इनको मरना होगा जी, उससे पहले ये नए गुलाम तैयार कर लेंगे। आपको लगेगा आपने सत्ता परिवर्तन कर दिया। अच्छा, जब इलेक्शन ना हो, इमरजेंसी लाग जा, फिर तो रहा नहीं। क्यों? आपके जो सरपंची के चुनाव थे रोक नहीं दिए थे 1 साल? अब एक बात समझो आप, अब एक बात समझो, वहीं से शुरू करता हूं जहां से बीच में कनेक्शन कटा था। ये देश को हम ये कहते हैं कि जो सोने और चांदी से व्यापार करने वाला देश था, हमारा एक नियम था कि हम लोग कभी किसी का शोषण नहीं करेंगे। क्यों जी? हमारे समाज का एक नियम था कि हम शोषण नहीं करेंगे। अगर हम शोषण नहीं करेंगे तो उसका कोई ना कोई पैमाना बनना चाहिए, उसका कोई ना कोई मानक बनना चाहिए। हमारा मानक था 10 रुपए की एक मोहर। मोहर होती थी 1 तोला सोना, और वो होती थी 10 रुपए की, और ऑफिशियल मानक था, ये ऑफिशियल स्टैंडर्ड था। अब 1882 में अंग्रेजी सरकार एक कानून पास करती है कि कल से जो मानक है रुपए का, वो मानक 10 रुपए की मोहर नहीं होगी, 15 रुपए की मोहर होगी। मोहर जो है वो 15 रुपए की होगी। अब उसका नुकसान मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि 14 अगस्त को हम कहां थे और 16 अगस्त को हम कहां, बीच में बस एक 15 तारीख आई, इतने में टक देसी हो लिया। ऐसे ही 1882 में जिस दिन सरकार 10 रुपए से 15 रुपया एक मोहर की कीमत बनाता है, सोचो उस रात मेरे पास 150 रुपए हैं, तो 150 रुपया में कितनी मोहर आ जाएंगी? 150 रुपया में शुरू में 10 रुपया की एक मोहर है, जब 15 मोहर आ जाएंगे, यानी 15 तोले सोना। और मैं घराली तक कह रहा काल नहीं है पीछे देके, और मैं अपने मोहर ले आऊंगा। और अगले दिन उसे दिन कानून पास हो गया, और अगले दिन जब मैं गया और 15 रुपया की मोहर होगी तो कितना तोले सोना हो गया? यानी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा पास हुआ और 5 तोले सोना गायब। समझ गए जी? 1947 में जब देश आजाद होया तो उन्होंने क्या किया, जितने सिक्के, जितने रुपए रानी की मोहर लागे हुए थे, रानी के थे, वो रुपए अपने ले गए। तुम्हें तो सोने चांदी के थे, और हमको उसके बदले के कागज दे गए पेपर करेंसी के रूप में। समझ गए जी? भाई थे रुपये उतने, रुपया वो भी रुपया, यो भी रुपया, और रुपया सोने का, यो रुपया कागज का। आपको सिखाया गया, आपको बताया गया बचपन से, जितना सोना सरकार के पास होगा उतने ही नोट छाप सकती है। हमने पता किया कि आखिरी डिवैल्यूएशन कब हुआ था रुपए का, भाई साहब, आखिरी डिवैल्यूएशन कब हुआ था रुपए का, तो पता चलता है। देखो फिर आप पूछोगे, अरे कमाल, आप एक काम की बात बताने लग रहा हूं, आप ही के काम की बात बताने लग रहा हूं, मैंने तो इन बातों का बेरा है भाई साहब। मैं कोई कल ना पेपर थोड़ा रिवीजन करने लग रहा हूं, हैं?
मन तो बेरा है इन बातों का। जब मैं ही बोले जाऊंगा तो फिर मन ने क्या करना है? मैं वाड़ा भाषण देने थोड़ा आ रहा हूं। भाई करिए साइलेंट। देखो, आपका 1 रुपया 15 रुपये 1 तोला सोना भाग करके देखो, 11.664 को 15 रुपया तक भाग करोगे तो 1 रुपये की कीमत आओगी 777 मिलीग्राम सोना। यही मानक भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर लिखा हुआ है पेपर करेंसी एक्ट 1882 के नाम से कि भारत सरकार के आदेश पर या रिकमेंडेशन पर या रिजर्व बैंक जितने भी नोट छापेगा उसके पीछे कम से कम इतने रुपए, इतना सोना उसको रखना पड़ेगा। साथ के साथ आरबीआई एक्ट की धारा 26 यह कहती है कि रिजर्व बैंक हमारे नोट के बदले सोना देने के लिए बाध्य है, उसको देना पड़ेगा। साथ के साथ आईपीसी के अंदर यह लिखा हुआ है कि आप लोग या कोई भी सरकार या कोई चुनी हुई सरकार या केंद्र या स्टेट कभी भी हमारे रुपए का डिवैल्यूएशन नहीं कर सकता, क्योंकि रुपया कोई धातु नहीं बल्कि मानक होता है। मानक का कॉन्सेप्ट आप इस बात से समझिए कि मान लो आपने 1 किलो घी तोलना है, आपके पास बट्टा है। मैंने यो बताओ, सोने का बट्टा ज्यादा तोलेगा या लोहे का बट्टा ज्यादा तोलेगा या पत्थर का? क्योंकि 1 किलो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि धातु कौन सी है, 1 किलो इस बात पे निर्भर करता है कि 1000 ग्राम होने चाहिए, चाहे वो क्या का हो, चाहे गेहूं के दाने हो, चाहे कोई दूसरा डोलू हो, चाहे कोई दूसरी चीज हो। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। तो बट्टा क्या कहा है इस बात का फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से रुपया कागज का है, चांदी का है या क्या का भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुपया मानक है, रुपए का मानक है 777 मिलीग्राम सोना। जब तक रुपए के पीछे 777 मिलीग्राम सोना नहीं है वो रुपया नहीं है। जैसे 999 ग्राम किलो नहीं होता, समझ गए जी? 1001 ग्राम भी किलो नहीं होता। किलो का मतलब 1000 ग्राम ही होता है, चाहे कोई कितना हंगा लाओ, किलो मतलब 1000 ग्राम। क्यों जी? मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, चाहे बलियात गेल मापो, चाहे रस्सी गेल मापो, चाहे फूटे गेल मापो, चाहे स्केल गेल मापो, 1000 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर है, नहीं तो 1 मीटर नहीं होगा। 99 सेंटीमीटर हो सके 1 मीटर नहीं माना जाएगा। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बिना नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से रुपया क्या का भी हो, जब तक उसके बैकिंग के अंदर 777 मिलीग्राम सोना नहीं है वो रुपया नहीं है। समझ गए जी बात? अब आप देख लो आपके रुपये में कितना सोना आवा है। अब ये कैसे हुआ इसको समझना बस, और आपके बात समझ में आ जाएगी कि आपकी प्रॉपर्टी कैसे जाने वाली है। बैंक ने सोना रखा, नोट जारी कर दिए, सोना रखा, नोट जारी कर दिए, जितना सोना उसके नोट जारी कर दिए। लोगों ने ट्राई किया 1968 से पहले, 1970 से पहले। कुछ लोग मेंटल होया करें समाज में ना, जो कर गांव में बैठक में बैठे, किसी ने कह दिया अग भाई जितना सोना सरकार पावे ना उतने नोट छाप सके। उन्हें उसके दिमाग में कीड़ा आया, अग भाई सोना कितना सोना? उन्हें पूछा सरकार तय, और जाकर आरबीआई पहुंच गया, कागज देखे, कागजा में देखा 770 मिलीग्राम सोना। उसने कागज पे लिख के दिया कि मैंने ये इतने नोट हैं, ये मेरे उल्टे ले लो और वापस दे दो। सर, और आरबीआई ने पैसा दे भी दिया। 1968 तक आप अगर अपना रुपया आरबीआई को जमा कराते हो, ये नोट जमा कराते हो, तो उसके बदले सोना मिला करता।
क्योंकि उस नोट के ऊपर लिखा होता था आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹100 एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ये ऑन डिमांड और एट एनी ऑफिस ऑफ इशू काट दिया इन्होंने। अभी सिर्फ आपके ऊपर क्या लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ ₹100, बस अब इतना होता है। ऑन डिमांड भी काट दिया और ये भी, वो नोट है हमारे पास, मतलब मोबाइल में अभी तेरे पास है। मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं बस, और नीचे गवर्नर के साइन, आरबीआई के गवर्नर के साइन। तो आरबीआई अपने पैसे देने के लिए बाध्य है। मोबाइल में तो है, समझ गए जी। हमने कुछ कागज लगाए बैंकों के पास और हमने देखा कि हमने न्यू बताओ कि रुपए को डिवैल्यूएट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर नहीं किया जा सकता है इसका मतलब मेरे पास जो रुपया है उस रुपए की कीमत भी उतनी है। अगर किया जा सकता है तो वो कानून बताओ। ऐसा कोई कानून भारत के किसी का कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ कि किया जा सकता है, क्योंकि मानक के साथ छेड़छाड़ कभी भी नहीं हो सकती। मानक के साथ छेड़छाड़ मतलब मानवता के साथ छेड़छाड़ है। तो इन लोगों ने हम लोगों को वो कागज दिए, वो दस्तावेज दिए जो ये साबित करते हैं कि 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना है। अपने जनता सरकार मोर्चा के पास में कागज आ गए। उसके बाद हमने बैंकों से एक सवाल पूछना शुरू किया और अपने ही साथियों के कुछ ट्रायल लगाने शुरू करे। हमने छोटे लोन से शुरू करके बड़े लोन तक चेकिंग करी कि भाई मैंने न्यू बताओ, तुमने जो रुपया दिया था ये हमको कौन सा रुपया दिया था, हमारे कानून के हिसाब वाला रुपया या जो तुम खाम खाई छाप रहे हो ये रुपया। आप सोचो, आपके उस करेंसी जो आपको मिली हुई है उसके पीछे सोना है, देश के लोग उसको रुपया मानते हैं, उस रुपये में उतना ही सोना रखा हुआ है। आप भरोसा करते हो कि मैं जब चाहूं उतना सोना वहां जाकर के ले सकता हूं, इसलिए उसको रुपया मान के आप उसके बदले में ट्रेडिंग करने लग रहे हो। उस नोट को ही रुपया मान करके उतने रुपए का सामान आप ले रहे हो। और अगर सरकार का कोई आदमी या आरबीआई का कोई आदमी जो नोट छापने का काम करता है, अगर वो बेहिसाब नोट छाप के अगर अपने किसी उद्योगपति मित्र को पकड़ा दे और वो उद्योगपति मित्र आपके गांव में आकर अपनी गाड़ी में बोरिया में भरकर रुपये लिया हुआ है और आप तक कह दे बोल जमीन के बाद देगा, होया नहीं था यो 2004 में 3 में होया था ना, एक बार याद हो तो आपके 2004-5 में है ना। कोई भी अंधा और वो कंधा बोल जमीन के रेट। उससे पहले जमींदार अपनी जमीन ने मां क्या करता, उसने कहा मैं अपनी मां को नहीं बेचूंगा, लेकिन उसने गांव का ही एक आदमी पकड़ा, उस तक कहा जमीन का रेट 2 लाख का है किले का, तूने काम कर 5 लाख के हिसाब से पीछे पकड़, तुझे कितने की खरीद ली है। उस आदमी ने वो लोग जो जरूरतमंद थे वो तैयार करे कि तू एक काम कर, तू ये जमीन बेच, आड़त 5 लाख के हिसाब से बेच दे, और मात्र नेल में ले लिए 2 लाख के हिसाब से, और फालतू मिलेगी जमीन की जमीन होगी और तेरा काम चल गया, तने जिसके देने हैं वो दिए जाओगे। और आपने वो कागज के टुकड़े असली रुपये सोच के अपनी असली प्रॉपर्टी उन तक दे दी। अब एक बात बताओ, उस नोट के बदले वहां सोना नहीं रखा तो वो असली एक नकली है जी? पहले जो बताओ, नकली हो गया ना, वो छाप्या बेशक सरकार ना हो, लेकिन अगर उसके बदले का सोना वहां नहीं रखा तो वो नोट नकली है, उसके बदले में असली प्रॉपर्टी नहीं आ सकती। और ये बता दें जी, कोई भी धन, धन कौन होता है? पशुधन, मानव धन, आपका मानव संसाधन बोलते हैं, अनाज को धन बोलते हैं, जमीन को धन बोलते हैं, फ्रूट को धन बोलते हैं, फलों को। जब एक बीज से कई बीज बनते हैं, जो पैदावार होती है, उसको धन बोलते हैं। उस धन के बदले ही सोना लिया जाता था। अब धन स्टोर करेंगे तो कितना करेंगे? अनाज कितना स्टोर कर सके, फ्रूट कितना स्टोर कर सके, तेल कितना स्टोर कर सके। इसीलिए क्या किया था कि वो अनाज धन को सोने वाले धन में कन्वर्ट किया, क्योंकि लोहे में नहीं कर सकते थे, लोहे में जंग लग जाता है,
अभी धर दिया लो, थोड़े दिन में देखा मतलब 50 साल पास से देखा हो तो जंग लाग के खाली हो पाया, कुछ पाया ही नहीं, उड़ा तो माटी मिल गया। इसलिए ऐसी धातु ली जिसका क्षय नहीं होता था, जो खत्म नहीं होती थी। समझ गए बात आप? सोना सिर्फ इसलिए लिया कि जब 10,000 साल पास से भी जमीन में काटोगे उतना ही लिकड़ेगा जितना दाब्या था, तो कोई थोड़ा मोटा हो गया तो अलग बात। इसीलिए उन्होंने सोने को स्टैंडर्ड बनाया था। तो जिसके पीछे सोना नहीं है वो धन नहीं है, वो रुपया है ही नहीं। हमने सरकारों से आरटीआई डाल के पूछ करके पूछ लिया, 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है इस देश के अंदर। कितनी है जी? 34 लाख करोड़। और सोना है 800 टन। 800 टन की कीमत बनती है 4.8 लाख करोड़। इसका मतलब 29.2 लाख करोड़ की करेंसी फेक है, नकली है, कागज का टुकड़ा है। हमने सिर्फ बैंकों से सवाल पूछे कि जी इतना बता दो कि जो नोट आपने हमको दिए हैं वो असली हैं कि नकली। अगर वो नकली हैं तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा होगा, तुमको जेल होगी, और अगर वो असली हैं तो फिर उसके बदले में उतना गोल्ड क्यों नहीं है जो हमारा स्टैंडर्ड है। जब तक हमको हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे हम तुमको 1 पैसा देने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमको पता चल चुका है कि तुम कागज के टुकड़े या मोबाइल में डिजिट है। अब आपको कह दिया लोन दे दिया, वो आप तो पीछे थोड़ा देवा है, क्या कह रहे हो, खाते में डिजिट ट्रांसफर कर दे है। अब मेरे तो एक बैंक मैनेजर एक केस में बोला, हमने बुला लिया, हम चले गए, बैंक मैनेजर ने बोला बलारा जी एक काम करो। मैं कहा के जो आपने को हमने नकली नोट दिए। बोला हाँ। आपने वो काम करो, जुन से नोट हमने दिए थे नहीं वह दे दो। मखा जी एक काम करो फिर के मखा ले ये बात लिख के दे दे कि वह नोट दे दे। तुम हमसे रुपए मांगते हो, वो नोट नहीं मांगते। उन्होंने हमको डिजिट दी और हम अपना अनाज बेच के उनको वो कागज के टुकड़े देते हैं, मतलब हम अपना असली धन देते हैं उनको, उन्होंने डिजिट दी। समझिएगा भाई दोस्तों, हम अपना मेहनत, पूरा दिन की मेहनत देते हैं, हम अपना अनाज देते हैं, अपने फ्रूट देते हैं, अपनी जमीन देते हैं, अपना मकान देते हैं, हम अपनी असली पूंजी देते हैं और वो हमको केवल डिजिट देते हैं। यह समझना पड़ेगा ना अपने को। और बैंक मैनेजर था, मैंने गया एक केस के मामले में, दूसरा मैनेजर था, उन्होंने बोला हमने आपको पैसे दिए। मैंने कहा ना। बोला और? मगा तुमने तो केवल डिजिट ट्रांसफर करे। बोला एक काम करो। मगा हाँ, वो डिजिट ट्रांसफर कर दो आप हमारे खाते में। दे कंप्यूटर यूरान खोल के दे, ये करूं ट्रांसफर, तू जितने का उतने करो। यूं क्या बात हुई? बोला ऐसे कैसे होता? ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुमने बिना सोना पीछा रखे अपनी मर्जी के नोट छापने का तुमको हक है। वो कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड तो हटा दिया। एक आदमी ने बोला गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया। मैं कहा मान लिया गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया, एक काम कर तू अपनी मर्जी से सरकार छाप सके नोट? बोली हाँ। मैं कितने भी छाप सके? बोला हाँ। मगर फिर जो हमारे पे किस्त लेनी वह भी छाप ले। अगर उसके पीछे गोल्ड नहीं चाहिए, अगर तुम्हें उसके पीछे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, अगर मेरे नोट के बदले प्रॉपर्टी, अगर धन नहीं है तो वो नोट नहीं है, कागज का टुकड़ा है, वो रुपया नहीं है। रुपया केवल तब तक है जब तक उसके पीछे स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड नहीं तो रुपया नहीं। जायज बात होगी जी? या बात गांव के आदमी के समझ में आओगी, देसी मानस के समझ में आओगी? पढ़े लिखे का कति समझ में नहीं आवा। जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी उसका कति समझ में नहीं आवा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में रुपया नहीं समझाया जाता, वहां डिमांड एंड सप्लाई समझाई जाती है। समझ गए जी? ईब लड़ाई यह है कि हमने पूरे देश की जमीन कर्जे से मुक्त करनी है साहब। अरिया ओस्क है। 19 नवंबर को करनाल में हमने नस्ल बचाओ रैली रखी है। खेत का बीज, डांगरा का बीज है जी, खेत का बीज, डांगरा का बीज, मानस का बीज, 3 तो बीज बचाने हैं। क्यों जी? पहला काम तो यो है बीज बचाने का। बीज नहीं हमारे पास अपना।
दूसरी अपना पानी बचाना है। जल जंगल जमीन और जानवर, जल जंगल जमीन और जानवर, इनके फैसले गांव लेवेगा। तीसरा शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीजों में से पूंजीवाद को खत्म करना। हमारा बालक पढ़ाई के नाम पे पूंजीपतियों को पैसे नहीं देगा, हम अपने गांव में जुगाड़ कर लेंगे। क्यों जी? ओस कहना सारा जुगाड़। जिब मातनेल का बालक झज्जर पढ़ाने जावे और मातनेल में झज्जर तो पढ़ाना आवे, तो हमारे गांव का बालक हमारे गांव में नहीं पढ़ा सकता के, है जी? मतलब हमारा बालक भी तो कितने पढ़ाने जावे तो हम अपने गांव में नहीं पढ़ा लेंगे के, हमने स्थिति करी के थारी। सरकार अपनी जान में हमको पूरी तरह काबू करने की पोजीशन में है, मूड में है। जमीन हमारे पास नहीं है। हमारी रैली की एक डिमांड ये है कि जिस जिस गांव की जमीन सरकार ने अपने नाम करी है, वापस ग्राम पंचायत के नाम वापस करो। गलत है जिया? मानना तो नहीं मिलता इसका कुछ भी, गांव में मिलेगा जो कुछ मिलेगा, होना चाहिए नहीं हो। दूसरी हमारी एक डिमांड है जी, जितने भी टोल टैक्स लाग रहे हैं, हर टोल के ऊपर एक स्क्रीन लगे कि इस रोड का इतना खर्चा होया था, इतने पैसे आज तक जमा हो लिए, या गाड़ी लिकड़ी और अजीबे लिखा जाओगा इतनी गाड़ी 30 रुपये और जुड़ गए, उड़ तक घट गए, कितने रह गए। जिस टाइम पर रह गए 0 हो जावे, टोल उसी दिन बंद। गलत है सही है जी? हमने न्यू को बेरा कितने पीछे लग गए थे, कितने इकट्ठे हो लिए। क्यों जी माल को? अपने अनाज को और अपने बच्चों को बचाने के लिए ये कुछ लड़ाइयां लड़नी हैं, जो इसी टाइप के मुद्दे अपने हैं वहां। और हमारे पास कोई रास्ता है नहीं है जी, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मानस, ना हमने पार्टी बनाने का शौक, ना हमने पार्टी बनाने का हमारा ब्योंत, ना हमारा पार्टी बनाने का इरादा। हमारा इरादा क्या है कि गांव अगर आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाए तो गांव अपने गांव ने बचा सके, गांव राम हो। तो हमारा काम क्या है, आप अपने नौजवान बच्चों को हमारे पास ले आओगे, हम उनको पूरा षड्यंत्र समझाएंगे, उस षड्यंत्र से लड़ने का तरीका बताएंगे और वो पूरे गांव को जागरूक करके उस दिशा में काम करेंगे। आपका गांव का ही आदमी काम करेगा, आपके गांव में बाहर का कोई आदमी आपके गांव में एंटर नहीं करेगा। अगर आपको जरूरत पड़े कि आपको स्कूल के अंदर 3 कोच चाहिए खेल खेल के, तो वो कोच ले आने का काम खिलाड़ी ले आओगे। अगर आर्टिस्ट चाहिए तो वो ले आओगे। जो भी आपको सिखाने के लिए मानस चाहिए वो आओगा, लेकिन वो नौकरी करने के लिए आएगा। गलत है सही है जी? इब हमने न्यू दिखा है, जय हम रह गए थोड़े मानस तो सरकार हमने रगड़ेगी। क्यों जी? क्योंकि पूरी व्यवस्था के ऊपर अटैक आई, तो सरकार के पूरे षड्यंत्र खोल दिया हमने। तो सरकार का राज्य को नहीं होगा, जब हमारी बात समझ में आएगी तो उनका गामड़ा गया। क्यों जी? तो सरकार किसी भी कीमत पर यह होने नहीं देगी और हम किसी भी कीमत पर रुकने नहीं वाले। हाँ जी, ये पहले हम तो न्यू बता दो जी, या रैली हमने करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और गांव का सहयोग चाहिए हमने, और न्यू सहयोग चाहिए एक जी। अब तक जितनी भी पॉलिटिकल लोग हैं या जो भी रैलियां करने वाले लोग हैं, वह क्या कराया करें, वह गाड़ी गुड्डी बस बुस भेज दिया करें। ये मार दो रहे तो इतना भी को नहीं। ये जब 5 मानस इकट्ठे हो जो और 200 रुपये बांटा हमें, इतना तो करे सको। हम आप पे डोनेशन नहीं मांगते, हम दान नहीं मांगते, लेकिन आप अपने गांव में इतना तो करे सकते हो। कर सके जी गांव राम हैं? तो मैं एक प्रस्ताव है आप लोगों के बीच में, अगर आप लोग यूं कर सकें तो एक तारीख रख लो, तारीख रख के आप सोमवीर ने बता दो कि आप आसपास के 5-4 गामा की और मुनादी करा के या गामा घर घर इन्विटेशन दे के एक मीटिंग कर लें बड़ी, ताकि गांव के समझ में आ जाए। और आड़ा तो पूरा रेला चाल पड़े, बड़ा गांव है, बड़े गांव में जब बात समझ में आ गई
तो सरकार की पहली नजर बड़े गामा पे है। बड़े गांव को नगर पालिका बना के सीसीटीवी कैमरे ला के सारी चीज़ों पर काबू करके और घर पर टैक्स लगा के प्रॉपर्टी टैक्स चालू करके सबकी नसबंद करने की तैयारी चल रही है। तो बड़े गांव की ड्यूटी ज़्यादा बना है, क्योंकि पहलम बर्बाद बड़ा गांव होगा। ओयो के कमरे सब तब पहलम बड़े गांव में आवेंगे। समझ गए जी? हैं? तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप या मीटिंग दोबारा रखने की सोचो और सारा गांव लाग के और एक बड़ी मीटिंग चाहे तीर्थ पे बुला लो, चाहे कितने भी स्कूल में बुला लो, और उसके बाद गांव ने समझाना हम आ जाओगे और गांव के समझ में आए पाछा सभा हम छोटी कर लेंगे या जिसी किसी कर लेंगे और उस रैली के लिए निमंत्रण देना आ जाए ताकि गांव के समझ में आ जाए, नौजवान साथी मैक्सिमम निकल सकें। क्योंकि अगर हम नहीं निकले तो हमारी नस्लों की बर्बादी तय है जी। राय कोई नहीं मार दो रहा, हम तो नहीं उलाग रहे। हाँ, बाकी बोल अब आपके पाड़े में है।